तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं इस मैराथन को कवर करते करते, तो इसका मतलब अच्छा खासा बढ़िया कंटेंट आप कवर कर चुके हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहाँ तक वो 5 क्वेश्चन करने की बात है, तो यस ऑब्वियसली 5 के 5 क्वेश्चन भी यहाँ तक के कंटेंट से हो सकते हैं। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन, भला इसको क्यों मिस करा जाए। ओके, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जितना इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल बजटिंग है, एग्जैक्टली उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा डिविडेंड डिसीजन है। ओके, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इसका कंफर्म है। ओके सर, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? डिफिकल्टी लेवल मैं बता देता हूं। ये आपका कैपिटल बजटिंग चैप्टर जो है उससे आसान चैप्टर है। ओके, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, वो आपको समझना होगा। और यस ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा इससे। आसान थोड़ा सा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम अगर इससे पहले लीवरेज पढ़कर आए हैं ना, तो लीवरेज चैप्टर में जो फॉर्मेट है, सेल से शुरू करा हमने, कंट्रीब्यूशन पहुंचे, फिर अपना ईबीआईटी, उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड में ईपीएस तक, वो अगर फॉर्मेट हमें आता है तो इसमें जो कंटेंट है हमारा और ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, डिविडेंड डिसीजन। ओके, पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को मालूम है डिविडेंड क्या है? तो आई एम 100% श्योर डिविडेंड आपको मालूम होगा। ओके, डिविडेंड के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने इसको कई बार सुना है, हमने इसको टैक्स में भी सुना है, हमने अभी इससे पहले जो टॉपिक कवर करें उसके बारे में भी सुना है। ओके, क्या होता है एक बार ओवरव्यू फटाफट से मार लेते हैं इसके ऊपर। भाई जैसे हमने वही सेल शुरू करा, सेल से हम कंट्रीब्यूशन पर आए, कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी पर आए, है ना। ईबीआईटी में इंटरेस्ट एंड टैक्स लगाने के बाद, दोनों लगाने के बाद ईट, या फिर आप कह लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बच जाता है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर का अगर डिविडेंड है तो वो हम दे देते हैं। अदरवाइज ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये दोस्तों किसको बिलोंग करती है? ये होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ये किसकी होती है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। ओके, अब मान लो वही दोबारा से वही सेम चीज मैं लेके चल रहा हूं कि मान लो कंपनी ने ये अपना 50,000 रुपए यहां पर बनाए, कितना? 50,000 रुपीज अपना बनाया, सब कुछ अपना सेल से लेकर अब शुरू करा, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, 50,000 रुपए जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। ओके, इसको आप जब डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ शेयर से, किससे? नंबर ऑफ शेयर से। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10,000 शेयर्स हैं, तो कितना आ गया? 5 रुपए आ गया। ये 5 क्या है? ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। ओके, ये क्या है हमारा? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के लिए कंपनी ने इस साल में इतना पैसा बनाया जी, 5 रुपया बनाया। कहानी डिविडेंड डिसीजन की शुरू होती है इस 5 रुपए के बाद, मतलब ईपीएस के बाद, अर्निंग पर शेयर के बाद। इसके बाद मसला शुरू होता है डिविडेंड डिसीजन का। अब मुद्दा यह है कि ये 5 रुपए पर शेयर सभी शेयर होल्डर के हैं। किसी के 1,000 शेयर हैं तो उसके 5,000 रुपए बनते हैं, किसी के 500 शेयर है तो उसके 2,500 बनते हैं। उसकी कमाई ये है। ईपीएस के बाद अर्निंग पर शेयर के बाद कंपनी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, वो ये कि ये जो 5 रुपए अपने शेयर होल्डर्स के हैं, इनको हम बांट दें। ठीक है, सारे शेयर होल्डर को बुला दो और सबको अपने 5-5 रुपए पर शेयर के हिसाब से पकड़ा दो। ओके, ये कर सकते हैं। लेकिन कई बार कंपनी कहते हैं कि नहीं यार, नहीं बांटने चाहिए। क्यों नहीं बांटने चाहिए? कि सीधी सी बात है, इसको अपने रिजर्व्स में रखो, अपने कंट्री कह रहा हूं, कंपनी के रिटेन अर्निंग, कंट्री के रिजर्व फंड में रखो। भैया कल को हमारे लिए कुछ एक्सपेंशन प्लान आ जाए, हमें कुछ खर्चा करना पड़ जाए, नई मशीनरी खरीदनी पड़ जाए, मेजर एक्सपेंडिचर आ जाए, तो दोबारा से शेयर होल्डर को परेशान थोड़ी ना करेंगे कि भाई यार वो पैसे जरा भेजना दोबारा से, है जरूरत है। ये दिक्कत देगा, फिर है लंबा प्रोसेस होगा, ठीक भी नहीं होता। तो कंपनी क्या कहती है कि नहीं, इसको अपने पास रख लेते हैं। तो 2 चीजों में बहुत लड़ाई होती है। अर्निंग पर शेयर के बाद 2 चीजों में भर के लड़ाई होती है। एक होता है अपना रिटेन अर्निंग, एक अपना रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से मतलब वो रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व फंड में अपना पैसा हमने रख लिया। और दूसरा हो जाता है डिविडेंड। व्हाट इज रिटेन अर्निंग, ये भी बताने की जरूरत नहीं है सर, जो कंपनी ने होल्ड कर लिया। ओके, और व्हाट इज डिविडेंड, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी 5 के 5 रुपए बांट भी सकती है, कंपनी 5 के 5 रुपए रिटेन भी कर सकती है, कंपनी यह भी कर सकती है कि 3 रुपए जो है वो रख लेते हैं, 2 रुपए जो है वो बांट देते हैं। इस तरीके से भी कंपनी अपना काम जो है वो कर सकती है। मतलब 4 1 भी हो सकता है, 4.5 50 पैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अब ये डिसाइड करना कि भाई हमें 2 रुपए देने चाहिए, 1 रुपया देना चाहिए, 5 बांट देने चाहिए या नहीं बांटने चाहिए, ये डिसाइड करना कंपनी की तरफ से, इसे दोस्तों कहा जाता है डिविडेंड डिसीजन। इसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड डिसीजन। सर ये तो मतलब सिंपल सी चीज है, इसके लिए चैप्टर पढ़ा देना, मतलब इसके लिए इतना बड़ा चैप्टर रख देना। ये चैप्टर अभी इंटर छोड़ो, फाइनल में ही पढ़ना है, ठीक है? फाइनल में भी इस चीज को लेकर बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी डिविडेंड डिसीजन की। तो जितना हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे समझ लिया इजीली, इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि अगर डिविडेंड कंपनी बांट रही है या नहीं बांट रही है, जो भी सिचुएशन हो, उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है, उसका सीधा असर पड़ता है किसके ऊपर? कंपनी के शेयर के ऊपर। कंपनी के शेयर जो है उसके प्राइस के ऊपर असर पड़ता है। बाजार में पता चल जाता है कि भाई डिविडेंड बटा है नहीं बटा है। बटने ना बटने की वजह से डिविडेंड का प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसका सिनेरियो है वो हम समझेंगे, ठीक है? बट द थिंग इज कि इतना आसान नहीं है और कंपनी को सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि ईपीएस में से 5 रुपए में से भैया कितना बांटे, बांटे ना बांटे, आधा बांटे, 20% बांटे, क्या? ओके, दैट्स ऑल अबाउट डिविडेंड डिसीजन। बराबर? कौन डिसाइड करेगा? हम नहीं, कोई मतलब ऐसे नॉर्मली बंदा डिसाइड नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, कंपनी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्म है, उस पर नजर रहती है, कंपनी के प्राइस पर नजर रहती है, तब जाके डिसाइड होता है कि हमें बांटना नहीं बांटना। तो उन सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन मेकिंग है, दैट इज व्हाट आपका डिविडेंड डिसीजन। ओके, डिविडेंड क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डिविडेंड पॉलिसीज पर जाने से पहले सर वो कौन कौन से मॉडल हमें इसमें पढ़ने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर जाने से पहले एक बार डिविडेंड की अलग अलग टर्म से थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर लेंगे उससे पहले दोस्तों, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि थोड़ी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए आपकी। तो डिविडेंड रेशो को लेकर क्वेश्चन है, ये 3 अलग अलग कंपनी दोस्तों हमें प्रोवाइड करा रखी है। इसमें निकालने को देखो हमें क्या क्या बोला है, इनमें से कोई भी चीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, ये सर हमें मालूम है, सीधी सी बात है। डिविडेंड पर शेयर अगर हम बात करें, ये निकालना पड़ेगा तीनों कंपनी के लिए। डिविडेंड रेट की बात करेंगे, ये एक नई चीज होगी, अच्छी चीज होगी आप लोगों के लिए। और एक होगा डिविडेंड यील्ड, ठीक है? ये 2 बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। और अभी अगर जैसे मतलब क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, चाहे तो आप अपना फोन ऑन कर सकते हैं, अगर 2 फोन आपके पास है, लैपटॉप में देख रहे हो, और मार्केट कंट्रोल खोल सकते हो आप। मार्केट कंट्रोल माफ कीजिएगा, मनी कंट्रोल। ओके, मनी कंट्रोल ऐप में लैपटॉप में खोल लो या मोबाइल में खोल लो, किसी भी कंपनी को ओपन करोगे, ठीक है? तो उसके फाइनेंशियल रेशोज में, ठीक है, क्या खाली रेशोज में या ओवरव्यू में, ये डिविडेंड रेट और डिविडेंड यील्ड पक्का मिलेंगे, 101% मिलते हैं। डिविडेंड रेट एक बारी को ना भी मिले, डिविडेंड यील्ड तो पक्का मिलता है। ओके, तो ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। चलो 3 कंपनीज हैं, शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम मॉडल पे जाएंगे। आइए ध्यान दीजिए फटाफट से, ठीक है? पीडीएफ तो डाउनलोड करी हुई है ना? हाँ जी सर। तो यहां पर आइए सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी ए, कंपनी इसको हटा देते हैं, कंपनी ए के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है पहले ना वो लिख लेते हैं, ठीक है? ब्लैक में इंफॉर्मेशन है या रेड में सॉल्व करेंगे। कंपनी का ए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट है वो है हमारा 2, वो ईट भी कह सकते हो, पैट भी कह सकते हो, ठीक है? वो 2 CR है, ठीक है? CR लिख लेते हैं, जरूर देख लेंगे अगर कन्वर्ट करना होगा तो लैक्स में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50 लाख है। इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे फेस वैल्यू हमारा कितना बाबू? 5 रुपए, 5 रुपीज है। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे फुल्ली पेड अप हो गया। मार्केट प्राइस देखो शेयर का बता रखा है, एमपीएस लिख लेते हैं। एमपीएस इज इक्वल्स टू हमारा 24 रुपए। और जो डिविडेंड डिक्लेयर बोला है, डिविडेंड डिक्लेयर, ये नहीं बोला कि डिविडेंड एक शेयर को कितना बोला, टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर करा है वो कितना? 1 करोड़ रुपए है, ठीक है जी? 1 CR है। चलो 1 बाय 1 सर सारी चीजें निकाल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें पॉइंट 1 की, दैट इज EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर, ठीक है सर? अर्निंग पर शेयर का सीधा सा अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये भी होता है, बट हमें क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कोई ऐसा जानकारी नहीं दी है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ओके, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वही जो हमने ऊपर भी किया सर। तो यहां पर ये 2 CR है, मतलब 200 करोड़, 200 लाख, तो ये हमने लिख लिया 2 करोड़। करोड़ प्रॉपरली लिख लेना जीरो के हिसाब से।
और नंबर ऑफ शेयर सर हमारा आ जाता है कितना, 50 lakhs। तो अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं तो सर पहली चीज मेरी आ गई EPS 4 पर शेयर। ठीक है जी, 4 पर शेयर आ गया। ऐसे ही मैं डिविडेंड पर शेयर जो है वो भी निकाल देता हूं, DPS। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स ये तो नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। खाली डिविडेंड लिख दोगे वो भी चल जाएगा। सर 1 करोड़ रुपए बांटा है, 1 करोड़ रुपए बांटा है, 1 CR, और 50 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इसका मतलब यह है कि हर शेयर को 2-2 रुपया मिल गया है, हर शेयर को 2-2 रुपया मिल गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया था, डिविडेंड रेट। इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, डिविडेंड रेट में और डिविडेंड यील्ड में। तो डिविडेंड रेट, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये होता है DPS डिवाइडेड बाय DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर, जो ऊपर ही आपने निकाला है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, और दूसरा जो है डिविडेंड यील्ड, उसका फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है DPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। वो फेस वैल्यू है, ये मार्केट प्राइस है, दोनों में ना ये डिफरेंस होता है। अब डिविडेंड पर शेयर हमने सर ऊपर 2 निकाला था और फेस वैल्यू 5 रुपए है। ओके, डिविडेंड 2 निकाला था, मार्केट प्राइस हमारी 24 रुपए है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो ये 0.4 और 40% आ रहा है। ठीक है, 40% आ रहा है। ठीक है, उसको परसेंटेज में दिखा देते हैं। ये बहुत कम आ रहा है सर, 2 डिवाइडेड बाय 24, 0.0833। ठीक है, 833 यानी कि सर 8.33%, 8.33%। ठीक है जी, क्लियर। अब इन दोनों को जरा मैं समझा दूं, भले ही ये मैराथन है लेकिन मैं चाहता हूं भविष्य में आपको इस चीज का पूरा अंदाजा मिले। इन दोनों को जरा समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो, जानकारी रखते हो क्या दुनिया में घटना घट रही है। मैं फोन नहीं लेके आया, मेरे को फोन लाना चाहिए। चलो पहले थोड़ा समझा दूं एक बार, ठीक है। घटनाएं क्या घट रही हैं, कंपनीज अपना जो शेयर्स हैं वो क्या नाम है, शेयर्स मतलब अपनी कंपनी की रिपोर्ट जारी करने के बाद अनाउंस करती हैं कि भैया हमारी ये पॉलिसीज हैं, हमने इतना डिविडेंड बांटा है, वगैरह वगैरह सब करती है। अगर आप इसकी जानकारी रखते हो ना, तो इस दौरान आपने अक्सर ये सुना होगा कि ABC लिमिटेड, ठीक है, ABC लिमिटेड कुछ भी ने अनाउंस करा है ओके, कि हम 500% डिविडेंड दे रहे हैं, हम 500% डिविडेंड दे रहे हैं। 500%, जो शेयर है उससे 5 गुना, उससे 5 गुना। अरे भाई रे, मैंने अगर 10 रुपए दिए तो मुझे 50 रुपए डिविडेंड मिलेगा। जी हां, आपको मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज होती है ना, ये जो परसेंटेज होती है ये वाली, इसे कहा जाता है डिविडेंड रेट। इसे क्या कहा जाता है, डिविडेंड रेट। यूजुअली कंपनीज कभी भी डिविडेंड यील्ड अनाउंस नहीं करती, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। डिविडेंड यील्ड की अनाउंसमेंट जो है, वो जो अनाउंसमेंट कह लीजिए या उसके बारे में बताना, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं। ये कंपनी का काम नहीं होता, कंपनी का काम डिविडेंड रेट होता है। अब इसमें ज्यादा खुश मत होना तुम एकदम से कि सर अभी मैं मनी कंट्रोल देखता हूं और अभी कंपनी छानू ऐसी ऐसी जो 500%, 100%, 200% के आसपास डिविडेंड दे रही है। खुश मत होना इसमें ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं होगा जो मैंने अभी बोला कि यार मैं 10 रुपए लगाऊं और मुझे 500 रुपए का डिविडेंड मिल जाए। मैं कह रहा हूं सर साल में एक बार ही छोड़ो, 5 साल में भी अगर एक बार मिल जाए 500%, तो मैं तो खुश हूं उसमें भी। तो ऐसा नहीं होता। दरअसल क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो डिविडेंड रेट है उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है जो डिविडेंड है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के हिसाब से जो डिविडेंड रेट है वो होता है, किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो डिविडेंड उसको 50 रुपए होगा। किसी फेस वैल्यू 1 रुपए है तो सीधी सी बात है उसका डिविडेंड 5 रुपए होगा। 5 गुना ही होगा, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है और वो 500% डिविडेंड अनाउंस कर रही है, याद रखना वो मार्केट में कम से कम हजारों रुपए में ट्रेड कर रही होगी। उसका प्राइस जो है बाजार में 1000 रुपए चल रहा होगा।
ठीक है, ये 1 रुपए की कंपनी है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 रुपए मतलब फेस वैल्यू 1 रुपए, 1 रुपए की कंपनी नहीं है, शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 10,000 में, ये 10,000 में इसका प्राइस हो शेयर का। ओके जी, समझ आ गई बात? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है, उसका मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अनाउंसमेंट करती है किसके मुकाबले? जी हां, अपनी फेस वैल्यू के मुकाबले। ओके, आप इसी क्वेश्चन को देखो ना यार, इसी क्वेश्चन को देखो। अगर किसी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए, फेस वैल्यू 5 रुपए, और वो 2 रुपए डिविडेंड अनाउंस कर रही है, 40% डिविडेंड, 5 रुपए के बदले 2 रुपए, इट सेल्फ अ मैसिव रिटर्न। मैसिव रिटर्न है, ये जबरदस्त रिटर्न है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो आज के टाइम पर अगर आप इस कंपनी का शेयर खरीदने बैठो, ओके, तो 5 रुपए में थोड़ी मिल जाएगा, बाजार में मिलेगा कितना? 24 रुपए का। और 24 पे 2 रुपए मतलब वही एफडी के आसपास का रेट हो गया, 8.33। तो दोनों में यह फर्क होता है। ओके, डिविडेंड रेट इज जस्ट डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू। इन्वेस्टर का इसमें कोई मजा नहीं होता, इन्वेस्टर का इसमें 1% मजा नहीं होता। जिन्होंने प्राचीन काल में फेस वैल्यू पे शेयर खरीदे हो, हालांकि फेस वैल्यू पे आज के टाइम पे कहां शेयर मिलते हैं, प्रीमियम उसमें पता नहीं 10 रुपए का शेयर होता है, प्रीमियम 400-500 रुपए होता है। इशू के टाइम की बात कर रहा हूं। तो इन्वेस्टर को किससे मतलब है? इन्वेस्टर को उससे मतलब नहीं है जो फेस वैल्यू क्या है, उसे इन्वेस्टर है भैया मैंने कितना लगाया था और मुझे कितना मिला, मैंने कितना लगाया था मुझे कितना मिला, वो डिविडेंड यील्ड होती है। आज के टाइम पे आप शेयर को खरीदोगे तो मार्केट प्राइस देना पड़ेगा ना, और उसके बदले डिविडेंड जो मिलेगा वो आपका रिटर्न होगा। बट दैट रिटर्न फॉर डिविडेंड ओनली। बाजार में जब ये शेयर का प्राइस 24 से 30 होगा, वो भी तो आपका फायदा होता है। तो खाली डिविडेंड यील्ड से जज मत करना, खाली डिविडेंड यील्ड से जज नहीं होगा। 24 का 30 हो गया, वो भी तो फायदा है, बेच के निकल जाओ। ठीक है, ओके। तो 2 तरीके होते हैं जब हम शेयर में पैसा लगाते हैं, दो तरीके होते हैं कमाई के, एक तो डिविडेंड यील्ड, और एक आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब वही 24 का 30 हुआ, 30 का 35 हुआ। तो ये 2 कमाई होती है, दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। मैं फोन लेके आता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे, ठीक है? 1 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फोन अपना ले आया हूं और मैंने इसमें मनी कंट्रोल ओपन कर लिया है। मैं किसी रैंडमली एक कंपनी को जरा ओपन कर लेता हूं यहाँ पे, ओके। और मुझे जिस कंपनी से बहुत प्यार है उस कंपनी का नाम है MRF। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, खोलो जरा, साथ साथ खोलो, साथ में दूसरा फोन ले लो ना, पापा का ले लो, ठीक है? हाँ, अरे क्या कौन सा खुल गया? SRF खुल गया। कहाँ है सर्च बटन? आजा भाई, MRF ये रहा जी। ओपन हो जा भाई। नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, नेटवर्क। चल भाई, धीरे धीरे खुल रहा, क्यों? शेयर का प्राइस ही ऐसा कम वक्त। ये जो MRF खुल गया जी। अभी ये थोड़ा सा डाउन है, ठीक है? अब मैं इसकी राउंड ऑफ अमाउंट ले लेता हूं यहाँ पे। राउंड ऑफ अमाउंट हालांकि है नहीं, 1,30,000 रुपए का शेयर है मात्र, 1,30,000 रुपए का शेयर है मात्र। ठीक है, सबसे महंगा शेयर है हमारे स्टॉक मार्केट में इंडिया का, अगर आप देखें तो। ओके, सो अब इसके कुछ जरा मैं यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, बेसिक चीजों की बात कर लेता हूँ। ओवरव्यू पे आ जाते हैं, ओवरव्यू से काम चल जाएगा हमारा। आप ओवरव्यू देख लेना या फिर आप ओपन कर लेना फाइनेंशियल रेशियोज, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है? मोर पे हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों मैं जो चीजें बताने वाली हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये मैंने साइट पे खोल लिया, ऐप में खोलता तो बढ़िया रहता। हाँ, ये देखो। मुझे हंसी आ रही लिखते हुए भाई। इस शेयर की फेस वैल्यू सोच रहे हो क्या है? 10 रुपए है। इस शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। कितनी है? 10 रुपए आज के टाइम पे। शेयर कितने का है? 1,30,000 रुपए का। बट सीधी सी बात है, MRF आज से थोड़ी ना ट्रेड कर रहा है, पता नहीं इसको 30, 40, 50 साल होने को आए मार्केट में ट्रेड होते होते। ओके, तो फेस वैल्यू 10 रुपए की है शेयर की, ठीक है? इसमें इन्होंने लास्ट डिविडेंड क्या बांटा है, जरा मैं वो निकालूं। कॉर्पोरेट एक्शन में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है। हाँ जी, ये रहा। इन्होंने अभी जो लेटेस्ट डिविडेंड दिया, चलो छोड़ो, मैं लेटेस्ट की बात नहीं करता दोस्तों, लेटेस्ट में थोड़ा मजा नहीं आएगा। 2025 में अभी एक्चुअली इंटरिम डिविडेंड दिया इन्होंने, फरवरी में दिया, नवंबर में दिया, 3 रुपया दिया है, 3 रुपया दिया है, 3 रुपया, 3 रुपीज ओनली। ओके, 3 रुपीज। तो 10 का 3 कितना होता है सर? 30%। सर इट इज अ गुड नंबर।
₹10 लगा के, ₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से लगा कर नहीं, ₹10 के हिसाब से ₹3 अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो ठीक ठाक है ना। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने मैं पहले बता दूं, मैं इस कंपनी को जज नहीं कर रहा हूं यहां पे, ये मेरी फेवरेट कंपनी है। क्यों? एक टाइम ऐसा था मैंने इस पे बहुत कमाया इस कंपनी से। मैंने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी 100%, 100 नहीं 90% इन्वेस्टमेंट मैंने एमआरएफ पे लगा दी थी एक टाइम पे, और बढ़िया रेट पैसा इसने कमा के दिया। सो आई एम नॉट जजिंग दिस कंपनी, मैं बस आपको यहाँ पे फैक्ट्स बता रहा हूँ। कभी सोचो कि मैं एमआरएफ की बुराई कर रहा हूँ, मेरे लिए फेवरेट कंपनी रही है ये मेरी लाइफ में। सो व्हाटएवर, आगे ध्यान देते हैं। तो इन्होंने 2025 में जुलाई में, जब इनकी लॉ में पढ़ा होगा ना आपने, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, इन्होंने डिविडेंड पता कितना अनाउंस करा था? फाइनल डिविडेंड जो होता है ₹230, 229 है, पर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं ₹230, ₹230। जरा लगाना कितना परसेंट हो गया? 2300%, 2300% फेस वैल्यू के हिसाब से। सो दैट रिटर्न अगर आप देखोगे, आप कहोगे भाई साहब दैट इज डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट, मजा आ गया। बट द सेम थिंग यार, ये फेस वैल्यू के ऊपर होता है। अगर आप बाजार में जाकर आज के टाइम पे शेयर खरीदोगे तो वो कितने का मिलेगा? वो कितने का मिलेगा जरा मुझे बताओ? 1,30,000 रुपए का, 1,30,000 रुपए का। तो फेस वैल्यू से आपका रिटर्न जज नहीं होगा, आपकी कमाई जज नहीं होगी। आपकी जो कमाई है वो किससे जज होगी? भैया मैंने कितना पैसा लगाया था। अगर आपने 1,30,000 रुपए लगाकर 2300 रुपए बनाए, 2300 नहीं, माफ कीजिएगा, 230 रुपए बनाए, ठीक है, 230 रुपए बनाए, 240 कर लो, बीच में साल में क्या नाम है 2-3 बार इंटरिम डिविडेंड भी छोटा छोटा दिया इन्होंने, 240 कर लो। तो 240 डिवाइडेड बाय भागाकार 1,30,000 दोस्तों अगर मैं करता हूं तो ये आता है 0.0018, 0.0018, यानी कि मैं पॉइंट इधर खिसका भी दूं तो 0.1%, मतलब नथिंग, ना के बराबर, कुछ भी नहीं है। डिविडेंड से तो आपने कुछ कमाया ही नहीं है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जो दो रेशोज हमने पढ़ी यहां पर, आपका डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट इज नथिंग, इट इज जस्ट अपॉन फेस वैल्यू। ठीक है, कहने में अच्छा लगता है, डिविडेंड का परसेंटेज बताने में ठीक लगता है, बट उससे इन्वेस्टर का कुछ नहीं है। इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड यील्ड इंपॉर्टेंट होती है। एक और कंपनी खोलूं मैं आपकी, वेदांता, ठीक है, इसका मैंने कितना बताया आपको? डिविडेंड यील्ड 0.1%, मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर, है ही नहीं कुछ। तो वेदांता ओपन कर ली मैंने। वेदांता अच्छा डिविडेंड देती है, बढ़िया डिविडेंड देती है वेदांता। इनकी कहां डिविडेंड यील्ड? इनकी डिविडेंड यील्ड देखो, इनकी डिविडेंड यील्ड देखो, ये बाजार में कितने का चल रहा है? बाजार में कितने का चल रहा है? 300 रुपए मान लो, 300 रुपए मान लो, अभी के हिसाब से 300 रुपए मान लो, ठीक है, 300 रुपए मान लो। इनकी डिविडेंड यील्ड दोस्तों पता है क्या है? 11.4%, मैसिव। वेदांता उन कंपनियों में से एक है जो डिविडेंड बहुत बढ़िया बांटती हैं, डिविडेंड बहुत बढ़िया बांटती हैं। क्लियर? 11.4%, एफडी 6-7% दे रही है यार, ये डिविडेंड 12% दे रहे हैं, डिविडेंड 12% दे रहे हैं। वो छोड़ो शेयर्स में कितना चेंज होगा उसका कैपिटल गेन तो साइड ही कर दो। तो इनका जबरदस्त है। तो हर प्रकार की कंपनियां मिलेंगी। कोई बंदा एमआरएफ में इन्वेस्ट कर रहा है ना, अगर एमआरएफ का शेयर खरीद रहा है तो उसे मतलब नहीं है डिविडेंड से, दे ना दे कोई बात नहीं, 230 रुपए आ जाएंगे, अपना पूरी कचौरी समोसा खा लेंगे। ठीक है, हमारा पर्पस क्या होगा? जब वो 1,30,000 से 1.5 लाख पहुंचेगा, 20,000 रुपए सीधा तब कमाएंगे हम सीधा। ओके, जो कंपनी, जो इन्वेस्टर वेदांता में पैसा लगाएगा उसका टारगेट होगा कि भाई ठीक है हम डिविडेंड से कमाएंगे। वेदांता का प्राइस इतना फ्लक्चुएट भी नहीं होता, फ्लक्चुएट होता मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, कोई मैसिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता कैपिटल गेन में, बट डिविडेंड अच्छा बांट रहे हैं, वो मार्केट से बढ़िया, एफडी से बढ़िया डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये दो जजमेंट, ठीक है, मैंने सॉरी माफ कीजिएगा, मैराथन के पर्पस में ये चीज एड ऑन कर दी मैंने यहाँ पे, बट अच्छा है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, आगे आप भविष्य में ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब भी महान बनेंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट वगैरह करेंगे तब। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। ओह ठीक है, चलो दूसरी कंपनी पर आ जाओ। आइए दूसरी कंपनी पर आ जाते हैं, बी। ठीक है, बी कंपनी पर आ जाओ। बी कंपनी क्या कहती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ रुपए है। अच्छा, जीरो बढ़ा दी भाई इन्होंने, 20 करोड़ रुपए है।
20 CR। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 10 रुपए है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। सो 1 करोड़ शेयर्स और फेस वैल्यू इनकी बढ़कर 10 रुपए हो गई। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अरे यार सॉरी, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। एक लास्ट पॉइंट रह गया था, पे आउट रेशो। ठीक है, इसमें 5वां पॉइंट रह गया था ना, पे आउट रेशो रह गई थी, उसको निकाल लेते हैं। पे आउट रेशो इज वेरी इजी। ये ऊपर आपको पता चल जाएगा। एक शेयर के लिए कितना कमाया था? एक शेयर के लिए कितना कमाया था सर? 4 रुपए। ओके, उस 4 रुपए में से कितना बांट दिया? 2 रुपए। तो कितना परसेंट हो गया सर? आधा बांट दिया, 50%। दैट इज पे आउट रेशो, कि आपने शेयर के लिए कितना कमाया था, अपने पास जितना रख लिया, ठीक है, दे दिया, उतना बताओ और उसकी रेशो निकाल दो। तो दोस्तों इसमें 2 चीजें निकल जाएंगी। ये हमारी हो गई पे आउट रेशो। तो पे आउट रेशो क्या होती है? सीधी सी बात है आपका, अगर हम देखें यहां पे, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ओके, तो यहां पे कितना हो गया? 2 रुपए डिवाइडेड बाय 4 रुपए, 50% इंटू 100 कर लेना है, पॉइंट में दे देना 50%। इसी में एक चीज और निकाल लो, मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और निकाल लो। इसे कहते हैं रिटेंशन रेशो। ठीक है, सो ये क्या होता है? व्हाट इज रिटेंशन रेशो? अपने पास कितना रख लिया। ठीक है, तो ये इस वाले केस में बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस पे आउट रेशो 50%, 50% अपने पास रिटेन कर लिया, 50% अपना शेयर्स वालों को बेच दिया। ऑलराइट जी, डन। दूसरी चीज, आगे जरा बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज और इसमें और समझ लो, डिविडेंड में समझाने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी बारीक चीजें हैं, मजेदार चीजें हैं। डीपीएस अपॉन ईपीएस 2/4 सर 50% हो गया, राइट। मैं अगर 1/4 कर देता तो 25% हो गया, 4/4 कर देता तो 100% हो गया। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो इसी केस की बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर 4 आई, हाँ जी ठीक है, डिविडेंड 5 रुपए हो जाए, इससे भी ज्यादा हो जाए, तो कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 125%, है ना। कितना हो गया? 125%। क्या ये चीज पॉसिबल है सर? यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि डिविडेंड हमेशा अर्निंग पर शेयर से कम रहे या उसके बराबर रहे, मैक्सिमम नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? कंपनी ने 4 का 4 तो बांट ही दिया, कंपनी ने 4 का 4 तो बांटा ही बांटा, पहले जो रिजर्व पड़े थे उसमें से 1 रुपया निकाल के दे दिया, तो कंपनी की मर्जी, पॉलिसी, तो इसमें कोई ये चीज फिक्स नहीं है कि ये आपका ईपीएस के बराबर ही रहेगा। गॉट दिस पॉइंट? जी सर। चलो ये हमारा रेशो वगैरह निकल गया, एक पॉइंट रह गया था। अब आ जाते हैं वापस बी कंपनी पर। ओके, तो बी कंपनी के बारे में क्या क्या लिख लिया हमने? क्या क्या लिख लिया सर? मार्केट प्राइस रहता है हमारा, मार्केट प्राइस नहीं दे रखा, इसमें क्या क्या दे रखा है, हटा देते हैं इन सब चीजों को, इनको हटाओ पहले फटाफट से। चीजें अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है क्वेश्चन में, तो सर इसने हमें जो प्रोवाइड कराया क्वेश्चन में वो है हमारा, बाकी चीजें लिख ली। हाँ, इसके बाद ये कह रहा है डिविडेंड डिक्लेयर एट 15% ऑफ फेयर वैल्यू, डिविडेंड 15% ऑफ फेस वैल्यू। तो यार इसने ना पता है काम आसान कर दिया हमारा। डिविडेंड 15% ऑफ फेस वैल्यू मतलब डिविडेंड रेट तो हमारा आ ही गया ना, यही डिविडेंड रेट होगा। फेस वैल्यू का जो परसेंटेज हम बांटते हैं वही डिविडेंड रेट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीई रेशो हमें दे रखा है, पीई रेशो दैट इज 8। ओके, चलो अब 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले तो इसने हमें बोलना कि भैया अर्निंग पर शेयर बता दीजिए कि सर ईपीएस क्या है। तो ईपीएस के लिए यू ऑलरेडी नो, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू जो भी पैट है आपका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स। सो दिस इज वेरी इजी। ये 20 करोड़ था, नंबर ऑफ शेयर 1 है, तो ईपीएस 20 आ गया, 20 आ गया। 20 करोड़ और 1 करोड़ आपको पूरा पूरा लिखना, आप लिख सकते हैं, इट्स योर कॉल। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, इट इज वेरी इजी एज वेल कि डिविडेंड आपने जितना बांटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड कितना बांटा? 15% ऑफ फेस वैल्यू। बाबू 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ शेयर है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है,
तो टोटल कितना हो गया सर? ऑब्वियस सी बात है, आपका 10 करोड़ रुपए। तो टोटल इतना डिविडेंड बांट डाला है, टोटल इतना डिविडेंड जो है कंपनी ने बांट दिया है। तो 10 लाख का, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 करोड़ का 15% से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 1.5, ये लीजिए 1.5 हमारा डिविडेंड आ गया। तो बहुत कम बांटा है ना जी, बहुत ही कम बांटा है। ठीक है, ये डिविडेंड यील्ड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डिविडेंड यील्ड निकालने को बोला है, डिविडेंड यील्ड निकालने को बोला, इसमें मजा आएगा। नहीं, डिविडेंड रेट है, माफ कीजिएगा। सो डिविडेंड रेट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही था, 15%। 15% आप चाहे तो दोबारा निकाल दो। डिविडेंड पर शेयर आप डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करोगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 रुपए वही आएगा, ऑलरेडी गिवन है। मेन इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा आता है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड रेशो। तो डिविडेंड यील्ड रेशो के लिए सर हमें चाहिए डिविडेंड पर शेयर, वो तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास सर मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं है। वो कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं है मेरे पास, वो कैसे निकलेगा? अरे निकल जाएगा, बड़ा आसान है, इजी। अरे क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? पीई रेशो, पीई रेशो, पीई रेशो दे रखी है। पीई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है जो लिखा हुआ है, पीई रेशो, पीई, पी प्राइस, ई अर्निंग। तो एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ये दे रखा है 8, ये एमपीएस, ईपीएस आपने 20 निकाला है, लो निकल गया 160 रुपए। 160 आपका मार्केट प्राइस है शेयर का। तो निकालो। अबे भाई क्या ही निकले, डिविडेंड पर शेयर 1.5 रुपया और 160। बताओ, मन भी नहीं कर रहा इसको डिवाइड करने का। बताओ 0.0, ये तो उससे भी कम आ रही है, हमारे एमआरएफ से भी कम आ रही है। 0.009 है ना, 2 उधर किसका है तो नहीं, डिविडेंड उससे तो खैर बेहतर है, 0.9%। ठीक है, ये निकल गया। और पे आउट रेशो इज अगेन इजी, पे आउट रेशो आपको पता चल गया है। पे आउट रेशो दैट इज डीपीएस ईपीएस, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 20 रुपए, कितना निकाल लो जरा यार, कितना आया? ये तो 10% भी नहीं आया, 0. मतलब 7.5%। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 7.5%। गॉट दिस पॉइंट? चलिए ठीक है, ये तीसरा वाला आप खुद करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिविडेंड पॉलिसी। ओके, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करी जाए, बातें ज्यादा होंगी और फिर उसके बाद आप एक बार रीड कर लीजिएगा और डन हो जाएगा। देखो अभी वही यार बातचीत चल रही है हमारी, हमने 2 कंपनियां यहाँ पे एनालाइज करी, वेदांता और एक एमआरएफ, ठीक है। और डिविडेंड एक में हमने देखा कि बट रहा है खूब ठीक ठाक, एक में नहीं बट रहा है, बड़ी डिस्कशन वाली बात, हमारी डिस्कशन वाला मुद्दा यहाँ पे रहा। सवाल यही उठता है कि भैया क्या सोचना है, क्या सोचना है? तो ध्यान दो, इस चैप्टर को करते हुए, इस टॉपिक को करते हुए आपको कई बारी अपने आप को एज एन इन्वेस्टर भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा और कई बारी अपने आप को एज एन आपका कंपनी मान के भी चलना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर केस में हमारे लिए चीजें आसान होंगी जब हम अपने आप को एज एन कंपनी सोच के चलेंगे, एज एन कंपनी सोच के चलेंगे। यार हम कंपनी है, ये सारे हमारे के सारे शेयर होल्डर बैठे, इनका ध्यान हमें रखना है। ठीक है, इन ध्यान को रखने के लिए डिविडेंड पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। डिविडेंड पॉलिसी में हम अपना, ये तो थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, अलग अलग डिसीजन मॉडल हम पढ़ेंगे, वॉल्टर गॉर्डन, मोदी गिलानी और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमारे मेन 3 ये हैं एग्जाम के हिसाब से। ओके, लेकिन इन सब का एक क्रक्स जो है पूरा का पूरा, ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल में, सिंपल पॉइंट में लेकर आ जाता हूं। ओके, आपको सीधी सी बात है, मान लीजिए घर की कोई जिम्मेदारी दी गई कि यार हमें कोई जिम्मेदारी है, कुछ भी काम है, बाजार से सब्जी लानी है, घर की साफ सफाई करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, आज खाना बनाने की जिम्मेदारी है। खाना बनाने से देखते हैं, ठीक, खाना बनाने में मजा आएगा। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आज आपको जिम्मेदारी दी गई कि चलिए खाना बनाना है आपको घर में। ठीक है, थोड़ा बढ़िया बनाना, कभी मैगी और अंडो और ऑमलेट पे आ जाओ, थोड़ा बढ़िया सा खाना बनाएंगे और घर वालों को इंप्रेस करना है। इंप्रेस करोगे तो हो सकता है आपको कुछ धनराशि, कुछ गिफ्ट वगैरह दी जाए। ओके, तो आज आपको खाना बनाना है। अब 2 केस हो सकते हैं, खाना अच्छा बने और खाना जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि बुरा बने।
है ना? कौन सा अच्छा बनाते हो बुरा बनाते हो बताओ जल्दी। सर मतलब ठीक है बना लेते हैं जैसा ही बनाते हैं। ओके, तो हमें एज अ कंपनी, एज अ पर्सन खाना अच्छा बनाना है या अच्छा बुरा बनाना है, इन दो में से कोई एक नतीजा निकल कर आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। ऑब्वियस सी बात है, चाहते तो हम यही है कि खाना अच्छा बने, बट वो तो डिपेंड करता है ना कि रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो दो रिजल्ट मेरे सामने हो सकते हैं कि खाना अच्छा बनेगा, खाना अपना बुरा बनेगा। अच्छा, जो घर वाले हैं वो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, वो शेयर होल्डर हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर है कि खाना भाई ये जो भी है हमारा प्राणी ये ठीक ठाक बना ले तो अपना चल जाएगा, ये खाना ठीक ठाक बना ले तो चल जाएगा। ओके, अब ध्यान दो जरा, मान लीजिए आपका खाना अच्छा बना, मान लीजिए आपका खाना अच्छा बना, बढ़िया बना, क्लियर? शेयर होल्डर यानी कि आपके परिवार वाले क्या उम्मीद लेकर चल रहे थे? ठीक ठाक, ठीक ठाक। आपने उनकी उम्मीदों से बढ़िया खाना बनाया, बेहतर खाना बनाया। ओके, क्लियर? तो अगर आपने खाना अच्छा बना दिया एज अ कंपनी, ओके, तो आप में थोड़ा एटीट्यूड भी आ सकता है, भाई हमने बनाया खाना बढ़िया, हमारी चलेगी, हमारे हमसे सीखो। वो भी बोल सकता है हमसे सीखो, बढ़िया खाना बनाया। तो उस खाने के बाद आपको अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस है, गिफ्ट चाहिए, पापा ने बोला था, मम्मी ने बोला था गिफ्ट मिलेगा, तो आपके अरमान बढ़ सकते हैं, मतलब आपकी चल सकती है उस केस में। उस केस में खाना आपने अच्छा बनाया, सैलेड सही से नहीं भी काटा, रख दिया ऐसे ही सैलेड, अरे मेन खाना खाओ ना यार, या पनीर बनाया बढ़िया, दाल मखनी बनाई है, वेज वाले खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो भी है ठीक, आलू दम आलू, चलो दम आलू। खाने पे ध्यान दो ना, क्या सलाद पे ध्यान दे रहे हो, क्या रायते पे ध्यान दे रहे हो, ये मेन चीज पे आओ ना, इतना टेस्टी बना है। ऐसा होता है ना तो आपकी बदमाशी निकल के आएगी वहां पे कि भैया ऐसा हमने बनाया तो ऐसी सैलेड रखा जाएगा, खाओ फटाफट से रोटी वगैरह। लेकिन भगवान ना करे खाना बन गया बुरा, खाना बन गया बुरा, अब आप क्या करोगे कि यार ये जो दाल मखनी अच्छी नहीं बनी है, ये जो पनीर अच्छा नहीं बना है, ये अपना दम आलू में मजा नहीं आया है, तो उसको कवर करने के लिए अब आप कुछ करोगे। क्लियर? अब सीधी सी बात है, अब हो सकता है कि सैलेड को बड़े स्टाइल से काट के वहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से गार्निश, पुदीना धनिया रख के उसको सजाने की कोशिश करो, है ना? अब भाई सब्जी अच्छी नहीं बनी, रायता तो अच्छा बना दो, रायता बढ़िया सा बना दिया, रायता अपना है जो भी दही फेंट के आपने उसमें बीट रूट डाल दिया, अरे भाई साहब गुलाबी रायता, मजा आ जाएगा ना। कवर करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसे में कंपनी थोड़ा दब जाती है, आप थोड़ा दब जाओगे अपने घर वालों से। ओके, क्लियर? और भाई उनको खुश करने की कोशिश करोगे इनडायरेक्ट वे में, चीज यही है, बराबर यही है। अब ये एग्जांपल अभी रैंडमली ही सोचा मैंने एकदम से, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, मेन क्लास में इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बट कहानी यहां पर यह है कि अगर एज एन खाना बनाने वाला अच्छा खाना बना रहा है तो बाकी चीजों पर फिर वो ध्यान नहीं देता, छोटी मोटी चल भाई ठीक है, मेन चीज खाना बढ़िया बनी और अपने को बख्शिश बढ़िया मिलेगी। लेकिन खाना अगर बुरा बनेगा तो बाकी चीजों से उसको कवर करना पड़ता है। यही थॉट, यही एग्जांपल एग्जैक्टली कृपया करके अब आप एक कंपनी में लेके आ जाइए, एक पर्टिकुलर कंपनी में लेकर आ जाइए। कैसे ध्यान देंगे? आप कौन थे? आप हो कंपनी। जब खाना बना रहे थे आप कौन हो? कंपनी। और जो घर में बैठे हैं लोग, मम्मी पापा, मेहमान मान लीजिए, या भाई बहन, वो है शेयर होल्डर। ठीक है, वो कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की एक आपसे उम्मीद थी, एक आपसे उम्मीद थी कि भाई ये खाना ठीक ठाक बना दे, कम से कम वो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, वो क्या है? ठीक ठाक बना दे। उस उम्मीद को, उस ठीक ठाक खाने को दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं KE, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप पढ़ चुके हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसे पढ़ चुके हो आप। यही तो है वो उम्मीद कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, मुझे उम्मीद है कि यार इतना 4 पैसा तो अपने को कमा के देगा, यार ये 4 पैसे तो कमा के देगा, है ना? उम्मीद। ओके, और एक्चुअल में कंपनी ने काम क्या किया? जो कंपनी ने अपना रिजल्ट दिया, कंपनी ने जो अपना रिजल्ट दिया कि वास्तव में हमने क्या कमाया, वो होता है आर बोले तो रेट ऑफ रिटर्न। आर बोले तो रेट ऑफ रिटर्न, कि हमने इतना पैसा अपने शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में कमा के दिया है। ये क्या है? ये उम्मीद है। ये क्या है? ये रियल परफॉर्मेंस है। कहानी आ गई समझ में? जी सर। ये एक तरह से ठीक ठाक की जो उम्मीद रखी जा रही थी वो है, ये रिटर्न कि खाना कैसा बना है ये वो है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, परिस्थितियां सिर्फ 3 होंगी, सिर्फ 3 परिस्थितियां होंगी, सिंपल सी।
पहली परिस्थिति, आपने खाना अच्छा बना दिया, आपने खाना अच्छा बना दिया। R इज ग्रेटर देन KE, R इज ग्रेटर देन KE। अरे जो उम्मीद ठीक ठाक की लगा के बैठे थे ना, हमने उससे बढ़िया खाना बनाया, बढ़िया खाना बनाया, आप आ जाओगे बदमाशी के मोड पे, आप आ जाओगे बदमाशी के मोड पे, है ना। कंपनी यार हमने उम्मीद से बेहतर। ऐसे में फिर कंपनी पता है क्या करती है, कंपनी अपने आप को टुवर्ड्स 100% रिटेंशन रेशो की तरफ ले जाती है, 100% रिटेंशन रेशो की तरफ ले जाती है अपने आप को, कि यार ये हमसे 10% की उम्मीद लगा के बैठे थे, हमने 15% कमाया है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठे हैं, हमारे मैनेजर्स जो बैठे हैं, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज ने जो काम किया है उम्मीद से बेहतर करा है, हम जानते हैं काम कैसे होता है। शेयर होल्डर भी खुश, अरे माई बाप बहुत बढ़िया आपने तो रिटर्न निकाला। तो ऐसे में कंपनी कहती है कि हम डिविडेंड नहीं दे रहे भाई, हम नहीं दे रहे आपको डिविडेंड इस साल, ये सारा का सारा हम प्रॉफिट अपना रिटेन कर रहे हैं और इसे कंपनी के फर्दर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, फर्दर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, कंपनी को एक्सपेंड करेंगे। शेयर होल्डर खुश है, अरे भाई साहब बिल्कुल शेयर होल्डर खुश होंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्यों, अरे सही बात है, ये बढ़िया कमा रहे हैं, ये डिविडेंड हमें मिल जाता, हम मार्केट में शॉपिंग करके आ जाते, कंपनी तुम ही रख लो, आगे कंपनी के अपने एक्सपेंशन प्लान्स में लगाना। कंपनी 100% रिटेन करके चलेगी, मतलब टुवर्ड्स द रिटेंशन ले जाएगी, 100% इमीडिएट नहीं करती, कोशिश करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटेन करें। सर डिविडेंड को, सर शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, अरे बहुत बढ़िया मिलेगा, बाजार में प्राइस बढ़ेगा ना, कंपनी ने एक तो ज्यादा बढ़िया काम करा, ऊपर से कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं बांटा, क्यों नहीं बांटा, अपने पास रख के चलेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट में कंपनी की जो एक तरह से स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, इंप्रूव होगी, एक साइकोलॉजी है कंपनी को लेके लोगों की इंप्रूव होगी, प्राइस बढ़ेगा। पैसे चाहिए तो एक आधा शेयर बेच दियो ना भाई, क्यों डिविडेंड के भरोसे बैठा हुआ है। क्लियर, ये होता है। लेकिन मान लीजिए खाना बुरा बन गया, खाना बुरा बन गया, कंपनी उम्मीद लगा के बैठी थी कि 10% कमाएंगे, 10% कमाएंगे, आपने रेट ऑफ रिटर्न दिखाया 5%, 6%, 7%, तो आपने शेयर होल्डर्स की उम्मीदों को मैच नहीं करा। ऐसे में कंपनी क्या करती है, ओ भाई रुको, ओ जल्दी, ओ भाई सुन, 100% पे आउट, 100% पे आउट। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, नॉट चोरी एक्चुअली, कि एक तो तुम परफॉर्मेंस जो है मान लीजिए अच्छी नहीं दे रहे, उसके बाद फिर कंपनी कहेगी यार इन्होंने 10% की उम्मीद रखी थी, हमने 5-6% कमाया, भाई जो कमाया वो बांट दे, जो कमाया बांट दे, खुश हो जाएंगे, थोड़ा इनका मुंह चुप हो जाएगा कि इनके हिस्से में जो आया वो कम से कम इन्हें मिल तो गया। हम ये कह दे कि जी हमने परफॉर्मेंस भी कम करी, फिर हमने पैसा भी होल्ड करके रख लिया, एक्सपेंड करेंगे, अरे क्या एक्सपेंड करोगे हैं, तुम अपने मार्केट की उम्मीद ही मैच नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे केस में कंपनी अपने आप को दूर करती है रिटेन करने से, पे आउट की तरफ भागने की कोशिश करती है, 100% बांट दे भाई जो बांट रहा है। क्लियर। और अगर मान लीजिए ये दोनों लगभग बराबर आ जाए तो न्यूट्रल है, फिर आपका न्यूट्रल है, उस कंपनी उस केस में कुछ भी कर सकती है जो उनको ठीक लगता है, जो उनको ठीक लगता है। ओके जी, लॉजिक समझ आया, खाना जो बनाया आपने उसका लॉजिक समझ आया। अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है दोस्तों, तो यस, डिविडेंड मॉडल खत्म, बिल्कुल खत्म। हाँ जी, ये जो डिविडेंड मॉडल है ना, ये वाला जो है कि हम कैसे डिसाइड करें हमें डिविडेंड किस तरीके से आपका मेजर करना चाहिए, क्या सोचकर मेजर करना चाहिए, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको, 3 फॉर्मूले नहीं एक्चुअली 3 केस जो मैंने लिखाए हैं, उसी पर निर्भर है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी का डिविडेंड मॉडल 2 ही मुद्दों पर टिकेगा, एक आर पर और एक केई पर। केई है उम्मीद और आर है एक्चुअल। इन दोनों के आपस में जो जुगलबंदी है वही डिसाइड करेगी कि बाजार में जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। ओके, हालांकि दोस्तों ये सिर्फ थ्योरीज है, रियल वर्ल्ड में, रियलिस्टिक वर्ल्ड में इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े ना पड़े ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बट कुछ चीजों को जज करने के लिए, एक एस्टिमेशन के लिए इन मॉडल्स का इस्तेमाल होता है।
हमें 3 मॉडल पढ़ने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एक वॉल्टर मॉडल, एक गॉर्डन मॉडल और एक हमारा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। मोदी जी यहां भी आ गए। इन 3 में से, हालांकि और भी बहुत अप्रोच है, मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 मेन है वो कंसीडर रखी है। एक एक्स्ट्रा भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है इसमें, हालांकि वो पढ़ चुके हो आप इनडायरेक्टली कहीं पे, लेकिन फिर भी मैंने उसको यहाँ पे ऐड करा है। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 मॉडल हम पढ़ेंगे, 3 जो मेन चीजें पढ़ेंगे, ये जो 2 मॉडल हैं वॉल्टर और गॉर्डन, इन्हें कहा जाता है रिलेवेंट मॉडल। इन्हें क्या कहा जाता है? आपका रिलेवेंट मॉडल या मॉडल्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों, मतलब ये जो चीजें हमने भी सीखी ना कि आर के ई से कम होगा, बराबर होगा, ज्यादा होगा, ये उसको मानते हैं, ये कहते हैं कि हाँ ये सही बात है, ये एक्चुअल है। डिविडेंड के ज्यादा बांटने कम बांटने से शेयर के प्राइस पर असर पड़ता है। ये दोनों मॉडल इस बात को मानते हैं, इनके फॉर्मूले में भी ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, लेकिन जो ये आपका मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है ना, ये इररिलेवेंट, ये एक इररिलेवेंट मॉडल है, इररिलेवेंट थ्योरी कह लीजिए। वो कहते हैं कि फालतू की बात है, ये जो अभी हमने पढ़ा, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किस पर फर्क नहीं पड़ता? कह रहे वैल्यू ऑफ फर्म पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपने बातें करी ना इतनी अभी, आर के वगैरह, नहीं पड़ता कोई फर्क। कैसे? उसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस बताया, वो हम सीखेंगे। ओके, तो चलो शुरू करें फिर समय को भैया मैं ऐसे बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूं मेन क्लास की तरह, मैं तो भूल जा रहा हूं बीच बीच में कि ये हमारा क्या नाम है, मैराथन चल रही है। बट चलो ठीक है, वॉल्टर मॉडल आ जाते हैं। ये अपना हमारे हो गए वॉल्टर साहब, इन्होंने डिविडेंड थ्योरी निकाली वगैरह, किस अप्रोच पर बेस्ड है, यही हमारा जो एग्जैक्टली हमने देखा आर और के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मेन चीज जो इसमें निकल के आएगी वो है इसका फॉर्मूला। प्राइस कैसे निकलेगा? वॉल्टर मॉडल में प्राइस निकालने का तरीका क्या है? तो प्राइस इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई। आर और के ई दोनों यहां पर आ गए। ई माइनस डी। ई इज अर्निंग पर शेयर, डी इज डिविडेंड पर शेयर, दिस इज ऑल्सो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के ई, डिवाइडेड बाय के ई। ठीक है, यह फॉर्मूला लगेगा। ऑलराइट, हालांकि ये भी के ई है, ये भी के ई है, तो इसको हम ये भी लिख देंगे। फिर सर अलग अलग क्यों लिखा आपने? आर ई माइनस डी और डिवाइडेड बाय के। तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं बता दूं, मेरे को हैबिट है, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में था तो इस वाले टॉपिक को करते टाइम मैं इसको अलग ही कंसिडर करता था। एक बुक मैं फॉलो करता था उस टाइम पर, तो उसमें फॉर्मूला अलग अलग दिया होता था। तो बात एक ही है, के ई, लेकिन ये वाली चीज ना सेपरेटली सॉल्व होकर एक वैल्यू आपको पहले से ही अलग से दे देती है। आपको फिर ये यहाँ पे अप एंड डाउन वगैरह यही करना होता है। तो इट्स योर कॉल, गलत कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये आपकी जो ये फॉर्मूला जो है, ये वॉल्टर मॉडल जो है, ये इसी चीज पर बेस्ड है कि आर अगर के ई के बराबर है, आर अगर के ई से ज्यादा है, आर अगर के ई से कम है। तो आर अगर के ई से ज्यादा है तो 100% रिटेंशन पर फोकस करा जाता है। आपका अगर आर के ई से कम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो 100% डिविडेंड पे आउट पर, 100% डिविडेंड पे आउट पर फोकस करा जाता है। दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल है। इसका इंपैक्ट इस फॉर्मूले की वजह से, आइए शेयर्स के प्राइस में देखते हैं। एजम्पशन वगैरह आप रीड करेंगे, पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2, आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड अर्न्स ₹6 पर शेयर हैविंग अ कैपिटलाइजेशन रेट of 10% and has a return on investment at 20%। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन में यहां तक पढ़ने पर साफ साफ पता चल गया मेरे पास जो जानकारी है। सर अर्निंग पर शेयर मेरे पास 6 रुपए आ गई, जो आर है कंपनी का वो 20% है, और जो के ई है वो मेरा आपका 10% है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज के ई। क्वेश्चन में चीज अवेलेबल होगी, क्वेश्चन में चीज गिवन होगी, थोड़ा पहचानना पड़ेगा लैंग्वेज के हिसाब से। कई बार आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली लिख के दे देगा, कई बार आपको कैपिटलाइजेशन रेट बोल देगा, कई बार आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल, व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30% पे आउट रेशो? इज दिस अ ऑप्टिमल पे आउट रेशो? क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। पहली बात तो यहां पे एक चीज आप खुद एनालाइज कर लो कि सर आर इज ग्रेटर देन के ई। जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी से उम्मीद लगाई थी, कंपनी ने उससे बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा है 20% पे। ओके, तो आर इज ग्रेटर देन के ई,
और अगर आर के से ज्यादा है तो कंपनी का राज चल रहा है भाई, जो हम कहेंगे वो होगा। तो ऐसे में कंपनी मना कर देगी हम नहीं दे रहे डिविडेंड, हम तो सारा का सारा अपने पास रखेंगे, हम 100% रिटेन करेंगे, 0% पे आउट करेंगे, पूरा का पूरा हम जो है अपने पास रखेंगे यहां पर। क्लियर? ये कंपनी कह सकती है। वो तो भला मानुस है, कोई बैठा है यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो कह रहे हैं कि अभी 30% बांट रहे हैं, फिर भी 30% बांट रहे हैं, तो पहले तो प्राइस निकाल दो, पहले तो प्राइस निकाल दो। चलो निकाल देते हैं, ध्यान देंगे जरा फटाफट से। यहां पर डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 30% ऑफ ईपीएस है ना, जितना कमाया है उसका 30% बांट रहे हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखी है, मतलब ईपीएस में से बांट रहे हैं। तो 30% ऑफ 6 रुपीज कितना हो गया? 1.8, ये डिविडेंड हो गया। प्राइस निकाल दो, प्राइस डिविडेंड अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई, आर अपॉन थोड़ा सही से कर लेना, ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। ठीक है, अब के ई को एक साथ अगर एक ही अपॉन में रखना रख लो, मेरे को मैंने बोला बहुत पुरानी थोड़ी आदत है मेरी। तो 1.8 के ई कितना है सर? 10%, 0.1। तो यहां पे क्या देखो, यहीं पे सॉल्व करके 18 रुपए मेरे शॉर्ट हो गए, तो मैं इसको अलग ही रख लेता हूं पहले। आर मेरा है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, ई कितना था सर? 6 रुपया, और 1.8। इस फॉर्मूले का भी लॉजिक है, लेकिन मैं फिर से उसमें ले जाना नहीं चाहता, बहुत डीप हो जाता है। ओके तो सॉल्व करो इसको। ये इधर का 18 रुपए तो सॉर्टेड ही है, उधर का सॉल्व कर लो, 0.1 ही था ना कि? हाँ जी डैड। तो ये पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.1, ये आपका 2 आ गया। 2 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4.2 और डिवाइडेड बाय आपका 0.1। तो ये दोस्तों 84 ये आ जा रहा है और 18 ये आ जा रहा है। मेरा दाम यहाँ पे आ गया 102 रुपया। पूरा सॉल्व करने के बाद आप भी चेक करो 102 रुपया है कि नहीं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। इसमें कंप्यूटेशन कई बार ऐसे हो जाती है। 2 वो था 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8.4 डिवाइडेड बाय 1.1, तो डिवाइडेड बाय 8.4 डिवाइडेड बाय 0.1, 84 और 18 रुपए इधर से। ठीक है जी, 102 आ गया। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। ये एक पार्ट यहां पे पूरा हो गया, दूसरा केस देखेंगे फटाफट से। अब ये दूसरा पार्ट मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इज दिस द ऑप्टिमम पे आउट रेशो एज पर वॉल्टर मॉडल? क्या ये ऑप्टिमल रेशो है, ऑप्टिमल पे आउट रेशो है वॉल्टर मॉडल के हिसाब से? तो अब आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। हेयर आर इज ग्रेटर देन के ई, आर इज ग्रेटर देन के ई। इन दिस सिनेरियो, as per Walter model, 100% retention ratio, 100% retention ratio और 0% payout ratio, 0% pay out ratio provides highest market price। अगर आप सारा का सारा पैसा रख लोगे, 100% रिटेन कर लोगे, 0% पे आउट करोगे, तो आपको फायदा हो जाएगा सारा का सारा। ओके, ध्यान देंगे फटाफट से। कैसे? आओ सर निकाल देते हैं। ऐसे केस में देयरफॉर जो डिविडेंड है आपका, डीपीएस है, वो कितना रखोगे? 0 रखोगे। लगा दो फॉर्मूला, प्राइस इज इक्वल्स टू डी अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई, ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। ये फॉर्मूला हो गया। हाँ जी सर। तो 0 अपॉन 0.1, ये 0 ही हो गया साइड में अलग ही। इधर आ जाओ, 0.2 0.1। अर्निंग कितनी थी? अर्निंग थी सर हमारी 6 रुपीज डिवाइडेड बाय के ई 0.1। क्लियर जी? तो ये तो 0, ये तो सॉरी ये प्लस है, 0 हो गया। इधर सॉल्व करना है। उधर हमने सॉल्व करा तो 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय 10%, 120 रुपए आ रहा है, 120 रुपए आ रहा है। तो आप खुद इवेलुएट कर सकते हो। जब हम बांट रहे थे 30%, तब हमारा 102 का प्राइस था, लेकिन जब हमने पे आउट खत्म कर दिया 30 से 20, 10 और 0 पे आ गए कि हम नहीं बांट रहे, तो आपने देखा शेयर का प्राइस बढ़ गया।
माफ कीजिएगा, शेयर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। सेम चीज आपकी जो आपने बोली कि रिटर्न बढ़िया है तो रखो ना अपने पास, बांट क्यों रहे हो। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक, मतलब नहीं, मैं यहां पे वीडियो, मतलब मैं तो कंटिन्यू करूंगा, आप ब्रेक कैसे दोगे, वीडियो को पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को पूरा करो, पूरा का पूरा करो। 3 कंपनीज है अलग अलग। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपनीज अगर उनकी पे आउट रेशो नील है, 25% है, 50% है, 75% है, 100% है। ठीक है, 5 बारी सॉल्व करना पड़ेगा एक कंपनी को, 15 बार क्वेश्चन करेंगे आप। ओके, तो पूरी हैबिट बैठ जाएगी आपकी यहां पे। इस वाले केस में अगर हम देखें, यहां पे ध्यान देंगे, जेड लिमिटेड को मत करना, क्या ही करोगे, ठीक है, 10% कर लेना, चलो दोनों का बराबर ही है। जेड एक्स लिमिटेड देखो, वाई लिमिटेड करा रहा हूं मैं क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के, तो मैं करा चुका हूं आपको। अब यहां पे आर इज लेस देन के हो गया, आर इज लेस देन के हो गया। ओके, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, तो एक बारी डिविडेंड आपको लेना है 0, एक बारी डिविडेंड आपको लेना है 2.5 रुपया, एक बारी डिविडेंड आपको लेना है 5 रुपए, एक बारी डिविडेंड आपको लेना है 7.5 रुपए, और एक बारी डिविडेंड आपको लेना है पूरे 10 रुपए। ओके, फॉर्मूला लगाइए फटाफट से। तीनों का क्या फॉर्मूला लगेगा सर, यही लगेगा, डिविडेंड अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई। फॉर्मूला तो याद हो गया अब, ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई। तो चलो पांचों केस में 1 बाय 1 कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए, क्या क्या आपके हर एक केस में प्राइस आए। हाँ, क्योंकि आर इज लेस देन के ई है तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहिए, तो आप देखेंगे हर केस में शेयर का प्राइस बढ़ रहा होगा, हर केस में शेयर का प्राइस लगातार बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस केस में कम होगा जैसे जैसे हम डिविडेंड ज्यादा बांटेंगे। ऑलराइट, डू दिस, पूरा का पूरा करो। पहले ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 5 के बाद हमारा गॉर्डन मॉडल आ जाएगा। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो थर्ड पूरा करो, थर्ड पूरा करो अपना। बुक वैल्यू पर शेयर 137.8 है, आर मेरा 15% है, और 60% रिटेन अर्निंग कंपनी पॉलिसी फॉलो करती है, और उसके बाद अपना जो क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी आपकी कॉस्ट है वो 18% है। और बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए फटाफट से। सर बुक वैल्यू पर शेयर मुझे दे दिया 1.80, मेरे पास यहां पर आर गिवन है 15%, मेरे पास यहां पर आपका के ई गिवन है 18%। तो सर आर के ई से कम है, 100% बांटना चाहिए, पे आउट रखना चाहिए। ठीक है, बाद में देखेंगे, वो तो खैर ये चीज जज ही हो गई। इसमें इंटरेस्टिंग चीज और क्या होगी, इसमें मेरी रिटेंशन रेशो जो है वो 60% है, देयरफॉर जो पे आउट रेशो है, पे आउट रेशो, पी आर पूरा लिख लेना चाहे तो पे आउट रेशो, वो 40% हो जाएगी। कंपनी जो भी कमाती है, मतलब ईपीएस अर्निंग पर शेयर, उसका 60% बांटने पर बिलीव करती है, और 60% रखने पर बिलीव करती है, और 40% बांट रही है। लेकिन किसका? ऑब्वियसली सर 60% ईपीएस का ना, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम कमाते हैं। तो क्वेश्चन में ईपीएस कितना है, व्हाट इज ईपीएस, जरा ढूंढो क्वेश्चन में ईपीएस कितना है। दिख रहा है क्या? हाँ 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 सर, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ये मेरा अर्निंग पर शेयर आ गया 137.8 गुणाकार 15%, 20 पॉइंट में आ रहा है 20.67, ये अर्निंग पर शेयर आ गया। ठीक है जी, ये एकमात्र अच्छी चीज थी इस क्वेश्चन में, बाकी तो अब फॉर्मूला लग जाएगा। अब डिविडेंड निकाल लो, इसी का जो डिविडेंड है डीपीएस वो आप निकाल देंगे। तो कितना है डीपीएस? 40% है ना इसका 40%, 8 पॉइंट, थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, कंप्यूटेशन कर लेना। 8.268 है तो 27 कर लिया मैंने। दरअसल ध्यान दीजिए, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? हमने इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाया, कितना कमाया है ना, हमने इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाया,
यही तो अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर की इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया, वो ईपीएस हो गया। ओवरऑल बोलते तो मतलब ठीक है, वो पैट आ जाता आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक ही बात होगी ना, पर शेयर निकाल लो या ओवरऑल निकाल लो। अब इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट क्या है, बुक वैल्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप जानते हैं, बैलेंस शीट पूरी की पूरी किस पर बनती है, कॉस्ट पर बनती है, या नेट रियलाइजेबल जो वैल्यू कम है। बाजार का शेयर नहीं शो करते कभी भी, मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है इतना लाखों में, वो नहीं बताते, एक्चुअल बुक वैल्यूज क्या है उस पर बनता है। सो बुक वैल्यू इज द इन्वेस्टमेंट। और आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, आपका रेट दोनों गिवन है क्वेश्चन में, 137.8 और आर कितना है, आर 15% था, 15 ही था ना, कितना था, 15%, यस। तो आपने 15% निकाल लिया, ये आपका ईपीएस होगा, ये डिविडेंड हो गया। लगा दो फॉर्मूले में, 8.27 डिवाइडेड बाय के ई कितना, 18% प्लस 15%, 18%। अर्निंग कितनी है, 20.67 माइनस 8.67, 67 नहीं 27 था, 27 और डिवाइडेड बाय दोबारा से के ई। बताओ जी, हो गया नहीं हो गया, डिवाइडेड बाय 8.27 सॉरी 8.27 डिवाइडेड बाय 0.18, ये 45.94 आ जाता है, बराबर। उसको सॉल्व करो, पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.18 मल्टीप्लाई बाय, अरे भाई इसको पहले इसको कर लेते यार, है ना, अब ये कंप्यूटेशन यहां पे दोबारा करनी पड़ेगी, 0.67 माइनस 8.27, तो ये 12.4 आ जाता है। तो 12.4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय कितना आया तुम्हारा, कर लिया मुझसे पहले, नहीं करा, डिवाइडेड बाय 0.18 सर, और मैंने फिर 57.4 आ रहा है तो मैं ऐड ही कर रहा हूं डायरेक्ट, 45.9.4, ठीक है जी। तो 103 कुछ रुपए आ रहा है, सो ये मेरा शेयर का प्राइस आ गया 10334, बराबर। बस फॉर्मूला याद है, ठीक है। बेसिक चीजें इस तरीके से आपको क्वेश्चन में समझनी पड़ेंगी, जरूरी हो जाएंगी, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पे टोटल अर्निंग दे दी सर मुझे 2 लाख रुपए की, ठीक है मेरे भाई। डिविडेंड पेड बता दिया मुझे अपना 1.5 लाख रुपया, तो यहां से साफ साफ पता चल गया, ठीक है, यहीं से पता चल गया डिविडेंड पे आउट रेशो 75% है, हालांकि उसका कुछ यूज होगा नहीं, पर ठीक है। 2 लाख में से 1.5 लाख बांट दिया तो 75% हो गया ना। बाकी नंबर ऑफ शेयर भी दे रखे हैं, तो ईपीएस मेरे पास कितना आ गया आपका 10 रुपए, एमपीएस कितना आ गया, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, डीपीएस कितना आ गया, डिविडेंड पर शेयर 7.5 रुपए, सब कुछ हो गया क्वेश्चन में अवेलेबल। पी रेशो दे रखी है इसमें, अच्छा बढ़िया चीज होगी, ओके। एसरटेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, पहले का आंसर लिखिए, सिंस in the given case नहीं, अरे ऐसे कैसे लिख दूंगा, since in the given case, रुक जा भाई रुक जा, ऐसे कैसे, माफ कीजिएगा सर, ऐसे कैसे लिख दिया आपने। इस क्वेश्चन में आर और के ई कहां है, आर और के ई कहां है, दोनों है मेरे भाई, दोनों है, ध्यान दीजिए। आर निकाल देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपका, अगर मैं बात करूं कैपिटल एम्प्लॉयड या इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये 2 लाख है, 2 लाख है, और 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का 100 रुपए का है, 20 लाख हो गया। तो आर निकल गया आपका 10%, इंटू 100 कर लेना 10%, ओके जी, आर आ गया। दूसरा तरीका भी था, अर्निंग पर शेयर 10 निकाला था, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो वो भी 10% ही आता, अलग अलग तरीके। रही बात केई की, तो सुन लो, केई का ये एक फॉर्मूला याद रखना, 1/PE रेशो, 1/PE रेशो केई का फॉर्मूला होता है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 के हिसाब से कितना आ रहा है, 12.5%, नहीं 12.5% तो खुद हो गया ना, 1 डिवाइडेड बाय 8%, कितना 8%, ये के ही आ गया। अब सिंस शुरू करो सर, पहले आपने आर ने निकाला, 8% नहीं निकालना, आर निकालना समझ आ गया ना, आर आपका इजी है, इतना कमाया था इतनी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो आसान हो गया। तो ये 2-3 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब लिखेंगे सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई,
Since R is greater than KE, so it is not an optimal डिविडेंड पॉलिसी। ये ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी नहीं है। क्यों नहीं है? डिविडेंड बांट रहे हो तुम। अबे आर के से ज्यादा 100% रिटेन करके चलो ना, बिकॉज इन दिस केस 100% रिटेंशन इज गुड। कैसे? लो अभी करके दिखाएं तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, लो अभी करके दिखाएं। प्राइस एज पर केस, डिविडेंड अपॉन केई, आर अपॉन केई, ई माइनस डी डिवाइडेड बाय केई। हम डिविडेंड कितना बांट रहे हैं? हम अभी डिविडेंड कितना बांट रहे हैं? सर 7.5 रुपए आप बांट के चल रहे हो। आप कह रहे हो जी नहीं हम तो डिविडेंड बांटेंगे, तो बांट लो। 7.5 डिवाइडेड बाय 8% था। हाँ जी सर, के 8% था। प्लस आर कितना है सर? 10% डिवाइडेड बाय 8%। ई कितना है? 10 रुपए। डिविडेंड कितना है? 7.5 रुपए। ये कितना है? 0.08। आओ सॉल्व करो। क्लियर? 7.5 डिवाइडेड बाय 0.08, 93। ये तो आ गया 93.75 बराबर। हाँ जी सर। अब उधर सॉल्व करो। 2.5 रुपया इधर हो गया। पॉइंट डिवाइडेड बाय 8%, भाई भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना? 2.5 डिवाइडेड बाय आपका 0.08, तो ये आ जाता है 39.06 और इसी में 93 आपने ऐड करा, 93.75। इट इज 132.81 रुपीज। ये शेयर का प्राइस आ गया, ये शेयर का प्राइस आ गया, ठीक है। नाउ इफ डी इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 100% रिटेंशन रेशो, 100% रिटेंशन रेशो। हम नहीं बांट रहे डिविडेंड भाई, मत बांट, आ जाओ। प्राइस डी अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। जल्दी 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 सर, पनवेल निकलना है, जल्दी करो सर। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08, अर्निंग कितना था? 10 रुपए था सर। चलो तो 0.08, तो इधर तो सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट उधर ही सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 156 रुपए आ रहा है। बताओ क्या गलत कह रहे हैं हम? वॉल्टर चाचा ने कुछ गलत बोला? कुछ गलत नहीं बोला, वो कह रहे हैं सही है भाई। आर तुम्हारा के से ज्यादा, तो रिटेन करके चलो ना। देख लो, तुम बांट रहे थे तो 132 का प्राइस आ रहा था, नहीं बांटोगे तो 156 का प्राइस आ रहा है। ऑप्टिमम पॉलिसी आपकी नहीं है, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशो एट विच कंपनी व्हाट शुड बी द पी रेशो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये थोड़ा देखो यार, समझना है खुद। नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर कब होता है? जब आर इज इक्वल टू के होता है ना, जब आर इज इक्वल टू के होता है। इट मीन्स के अगर 10% हो जाएगा, के अगर 10% हो जाएगा तो शेयर की प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कह रहा है पीई रेशो, बता देंगे यार, यही तो फॉर्मूला था। अगर ये आपकी पीई रेशो इधर ले आओ, देयरफॉर पीई रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो 1 अपॉन के 10%, 10% आ गया, मतलब 10 आ गया, 10 आ गया आपका पीई रेशो। तो घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोबारा से क्वेश्चन कर दो, 12.5 की जगह पी रेशो 8 लो, कर लेना। इजी? यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द गॉर्डन मॉडल। दोस्तों गॉर्डन मॉडल की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम अप्रोच फॉलो करता है जो वॉल्टर मॉडल ने फॉलो करी है आर और के के रिलेशन को लेकर। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वॉल्टर मॉडल गॉर्डन मॉडल जो है वो रेलेवेंट थ्योरी है और सेम अगेन आर और के के बेस पर ही प्राइस को जज करते हैं। ओके, तो सेम तरीका होगा। ये हमारे गॉर्डन साहब हो गए, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट दिया है हमारे वॉल्टर मॉडल जी से, वॉल्टर जी से। तो इनका प्राइस अगर हम देखें यहाँ पर, सिंपल सी बात अगर हम देखें, P इज इक्वल्स टू E1 माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय के ई
माइनस बी आर। ठीक है, बी आर थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, के ई माइनस बी आर। ओके जी, तो सब कुछ ठीक है। देखा जाए तो बस एक ही टर्म इसमें नया आया है, पी तो प्राइस हो गया, ई आपका ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर, आर आपको ऑलरेडी पता है, के ई आपको ऑलरेडी पता है, ये बी बीच में कुछ नया आया है। बी दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं तो वो होता है रिटेंशन रेशो। वो क्या होता है? रिटेंशन रेशो, दैट्स इट, दैट इज अपोजिट ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो। वोल्टर मॉडल में देखो तो हमने डी का यूज करा था, डिविडेंड का यूज करा था। वहां पर वो जो पैसा हमने बांटा है ना, उसको टारगेट करा जा रहा है, उसको मतलब टारगेट क्या करा जा रहा है, उसके हिसाब से हम प्राइस निकाल रहे हैं। यहां पे फॉर्मूले में बी आ जा रहा है। बी इज व्हाट? रिटेंशन रेशो। बी क्या होता है? रिटेंशन रेशो होता है, दैट इज अपोजिट ऑफ पे आउट रेशो। तो अगर रिटेंशन रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो 1 माइनस पे आउट रेशो से भी आप उसको निकाल सकते हैं। और सिंपल है, मतलब देखो 100% ईपीएस होता है, 40% आपने डिविडेंड बांट दिया तो 60% रिटेंशन रेशो हो गई। आपने 30 रुपए, 100 में से 30 रुपए बांट दिए, डिविडेंड बांट दिया, 70% आपका 70 रुपए रिटेंशन रेशो हो गई, वो निकाल लेंगे। ओके, नीचे दोस्तों यहां पर बी और आर दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बी और आर को मल्टीप्लाई कर दूं ना तो ये जी भी होता है। जी मतलब कंपनी का ऑब्वियसली ग्रोथ रेट। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ग्रोथ रेट दे दे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ग्रोथ रेट प्रोवाइड करा दे, तो वो बी आर ही होगा। ओके, क्यों? सीधी सी बात है, बी मतलब जो हमने अपने पास रख लिया था, बी मतलब जो हमने अपने पास रख लिया था, आपने उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया जिस रेट पर कंपनी कमा रही है। तो जो पैसा आपने अपने पास रखा, जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के रेट के हिसाब से, उसी के हिसाब से तो कंपनी ग्रो करेगी। सो दिस इज व्हाट आपका ग्रोथ रेट। ओके, बस खत्म। इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चंस कर लेंगे सारे के सारे। ये आ गया, देखो एक और क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको निकालनी है। 3 कंपनी की, गॉर्डन मॉडल है, 25, 50 और 100% है। ये मैं यहां लिख लेता हूं, मेरे पास जगह मिल जाएगी यहाँ पे मुझे। अच्छा, ऊपर एक माफ कीजिएगा, मेरे को दे रखी है पे, हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखी है, डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखी है। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो आपका 25% है, 50% है और 100% है, इसका मतलब दोस्तों जो रिटेंशन रेशो होगी, मुझे 3 अलग अलग केसेस में सबसे पहले 75% लेनी है, उसके बाद फिर 50% लेनी है और उसके बाद 0% लेनी है। ठीक है, 100 से माइनस करके मैं चल रहा हूं रिटेंशन रेशो। चलो एक्स लिमिटेड में सॉल्व करता हूं, एक कंपनी में सॉल्व करूंगा, बाकी आप करेंगे। देखो एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। एक्स कंपनी में इफ की जरूरत क्या है, मैं पॉइंट में लिख ही रहा हूं सारे के सारे। यहां पे आपका आर कितना है हमारे पास, यहां पे लिख लीजिए, आर कितना है 12% सर। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है सर, वो है मेरा 10%। और अर्निंग पर शेयर कितना है आपका 12%, 12 रुपए। तो सबसे पहले केस में आ जाइए, व्हेन रिटेंशन रेशो बी इज इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, 0.75। तो प्राइस का फॉर्मूला कितना है, क्या है आपका, ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस आपका के ई माइनस बी आर। ऑल राइट, सो अर्निंग पर शेयर इज 12, 1 माइनस बी यानी कि रिटेंशन रेशो 0.75, के ई है मेरा 10% यानी कि 0.1 माइनस बी 0.75 मल्टीप्लाई बाय आपका आर कितना है 12%। चलिए सॉल्व करिए। तो ये दोस्तों हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। पहले नीचे वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 मल्टीप्लीकेशन है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.12 माइनस 0.1, इट कम्स टू 0.01। ओके, और उधर आपका 0.725 हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाता है 3। तो दोस्तों इस केस में हमारा जो प्राइस है वो 300 रुपए आ जाता है। कितना, 300 रुपीज। ऑल राइट, 300 रुपए मेरा आ गया। दूसरे वाले केस में अगर रिटेंशन रेशो मेरी हो जाती है, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि तीनों केस, छोटा क्या बाकी केस आप सॉल्व करिएगा, मैं बी पर आ रहा हूं। बी में जब रिटेंशन रेशो मेरी 0.5 हो जाएगी, 50%, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 12, 1 माइनस 0.5
0.1 माइनस 0.5 और 12%। तो यू सॉल्व इट। यहाँ पे नीचे की वैल्यू जो हो जाती है वो आधी 0.6 यानी कि 0.04 ऑलराइट। और ऊपर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो 6 डिवाइडेड बाय आपका 0.04, ये 150 रुपये आ जाता है हमारा दोस्तों। ठीक है, कितना 150 आ जाता है। ठीक है, अगले केस में करो तो फॉर्मूला लगाना है बच्चों, ये आप दोस्तों कर सकते हो पूरा का पूरा। मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया सा अगर हम करते हैं थोड़ा डिफरेंट मुझे मिलता है, जैसे ये वाला है, इस पर हम आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी माफ कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। ये वाला जो गॉर्डन मॉडल है ना, उसको परपेचुअल ग्रोथ मॉडल और आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यही कहते हैं। ये वाला वर्ड बहुत यूज होता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो है, ये जो वर्ड है ये बहुत बार आता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर हमें कि भाई ये चीज क्या है। तो याद रखिएगा, एक चीज और आपको याद रखनी है, एक और मेथड होता है, उसे कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये कौन सा मॉडल होता है अभी बताऊंगा आपको। तो ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। डिविडेंड ग्रोथ जहां पर आएगा आपको गॉर्डन का फॉर्मूला लगाना है। सर डिविडेंड डिस्काउंट में क्या करेंगे अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे आप क्वेश्चन में आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। पर्सनल पोर्टफोलियो वीकली जर्नल है स्टॉक मार्केट की वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने जो 3 कंपनियां उनके बारे में डेटा दिया, अर्निंग पर शेयर 150 बता दी। और ये देखो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम ध्यान दें, आपका अर्निंग पर शेयर, रुको एक सेकंड जरा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय KE 15%। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने गलत दिया है या इसमें कुछ छोड़ दिया है, मतलब यार मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को बिल्कुल भी करने में, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों 15% है। ग्रोथ रेट ठीक है वो दे दिया, KE ठीक है, मतलब इसमें ना असेसमेंट नहीं हो पाएगी, असेसमेंट नहीं हो पाएगी। इट्स मतलब इजी हो गया यार बहुत। ओके मुझे लग रहा था कुछ बढ़िया सा दिख रहा है, क्योंकि मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, प्राइस इज इक्वल्स टू अर्निंग 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय KE माइनस BR या BR। ओके ये लगाएंगे तो E कितना है मेरे पास, अगर हम देखें सर 110 है। 1 माइनस बी रिटेंशन रेशो, अगर आपका पे आउट रेशो 20% है तो रिटेंशन रेशो कितनी होगी सर 80%, तो 0.8 हमारा यहां पर आ जाएगा। और जो KE है वो मेरा 15% है, 0.15 है। ओके बी की अगर मैं बात करूं, जो फ्यूचर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड इन डिविडेंड, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बाकी वैल्यूज को अगर पुट करूंगा यहाँ पे तो मुझे सेम ही रिजल्ट निकल कर आएगा बी और आर का। इट्स 0.8 मल्टीप्लाई बाय 15% है ना, क्योंकि आर और के दोनों सेम हो गए, फॉर्मूला निकल जाएगा, दैट्स इट, बात बनेगी नहीं। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड इन डिविडेंड, इसका फॉर्मूला ना डिस्काउंट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में होता है, तो इसको इग्नोर करेंगे, बाकी आप कर सकते हैं यार, ये तो इजी हो गया बहुत, छोड़ो। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसमें कुछ है बढ़िया सा मसाला। नंबर ऑफ शेयर्स है, टैक्स रेट है। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर वॉल्टर मॉडल के क्वेश्चंस कर लोगे ना अच्छे खासे, गॉर्डन मॉडल बहुत आसान लगेगा, क्योंकि बस फॉर्मूला ही पुट करना है, अप्रोच दोनों की सेम है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे पास KE है, KE जो है वो मेरे पास आ गया, मेरे पास R आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ठीक है, रिटेंशन रेशो 40% है तो उसका मतलब B भी आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये बस अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। PBT मेरे पास 2.5 करोड़ है, मैंने टैक्स दे दिया 40%, 1 CR, तो मेरे पास बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना 1,50,000। बस EPS निकाल लोगे आप, अर्निंग पर शेयर, ये भी इजी था। अर्निंग पर शेयर इज आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 50 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपए आ गया अर्निंग पर शेयर, लगा देंगे फॉर्मूला डायरेक्टली, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। सो E 1 माइनस B डिवाइडेड बाय KE माइनस BR। सो E इज अर्निंग पर शेयर इज, E कितना हमारा कहाँ गया, हाँ जी ये रहा, अर्निंग पर शेयर हमारा कितना बनता है 3 रुपए, और 1 माइनस B रिटेंशन रेशो इज 40%, 0.4। KE है हमारा 12%,
बी आपका 0.4 एंड 15%। दैट्स इट, सॉल्व इट। कर लोगे, कर ही देते हैं सर इसको, है ना। तो ये 40% 9 हो गया, 0.9% नीचे आ रहा है। ऊपर की अगर हम देखें कहानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, सर 5 ऊपर आ रहा है। तो उसको पूरा सॉल्व कर दो दोस्तों। 5 डिवाइडेड बाय 0.09, 55.5555 आगे आ जाएगा, ये शेयर आ गया। ओके, तो बस ये सिंपल है यार, इसमें और कुछ बनेगा नहीं। कुछ सिर दर्द वाली कहानियां यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ईवी अर्निंग पर शेयर 3 रुपए, रिटेंशन रेशो। आओ मुद्दे पर आओ, फॉर्मूले वाइज कर लेना। क्वेश्चन ठीक ठाक मैंने डाले। मैंने इसमें आपके मॉड्यूल के तो कवर करे ही करे, आपकी वर्कबुक के भी कवर करें। वर्कबुक इस साल की आई नहीं है अभी तक, बट पुराने वाले से भी क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट की तरह कुछ चेंज तो होता नहीं है, तो यू कैन डू दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हेडिंग ऑफ मोदी जी मतलब हमारे वाले मोदी नहीं, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ओके, ये अप्रोच क्या है? ओके, पहले सुनते हैं इसके बारे में, समझते हैं। उसके बाद 2 फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। 2 क्या, एक ही फॉर्मूला याद रखना होगा। उसका बाद एक लॉजिक हमें ध्यान रखना है। वो क्या है, आइए ध्यान देंगे। यहां पर बोला अभी हमने, जो वॉल्टर मॉडल था और गॉर्डन मॉडल था रिलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड में, कि भाई आर और के को कंपेयर करके जो सिचुएशन है वो अराइज होगी, वो केसेस जो हैं आपके अप्लाई होंगे। ओके, कहानियां होंगी। भाई आर ज्यादा है के से, आर ज्यादा है के से, ठीक है, तो अपने पास रख लो, रिटेन कर लो। के ज्यादा है आर से, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, सारा बांट दो, और उसका असर पड़ेगा प्राइस के ऊपर। प्राइस कंप्यूटेशन वो अलग अलग तरीके से, वो भी हमने यहां पे देख ली। ओके, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यहां पर जो आपका एमएम मॉडल है, जो एमएम मॉडल है वो कहता है आर कुछ भी हो, के कुछ भी हो, डिविडेंड पे आउट रेशो कुछ भी हो, रिटेंशन रेशो कुछ भी हो, आपको बांटना है बांटो, नहीं बांटना मत बांटो, जो करना है करो। इट विल नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फर्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने ऊपर जो कहानी बताई वॉल्टर गॉर्डन की, उसमें भले ही आप कह रहे हो कि प्राइस चेंज होगा, उसमें भले ही आप कह रहे हो कि प्राइस चेंज होगा, कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लेते हैं प्राइस चेंज होगा, बट स्टिल वैल्यू ऑफ फर्म पर, ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के, उसको मल्टीप्लाई कर दो इसी प्राइस से, एमपीएस से, मार्केट प्राइस पर शेयर से, जो निकालना सीखा ना हमने अलग अलग तरीके से, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड बांटना 10% रखो, 20% रखो, 30% रखो, 100% रखो, जो रखना रखो, उससे आप देखोगे कि जब प्राइस बदल रहा है जी, क्या बदल रहा है? प्राइस बदल रहा है। लेकिन प्राइस भले बदले ना बदले, आप देख लेना, आप इस फॉर्मूले में पुट करके देखना, वैल्यू ऑफ फर्म सेम आएगी, उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, उसमें कोई घोर परिवर्तन की आशा आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मोदी गिलानी मिलर अप्रोच कहता है। और इसको वैल्यू ऑफ फर्म बोलो या फिर आप इसको बोलो मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक ही बात है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, अलग अलग तरीके से, बोथ आर सेम थिंग। अब सर ये किस तरीके से होगा? जी हां, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इन्होंने अपने इसके लिए, लॉजिक के लिए, प्रूफ करने के लिए अपना एक जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है दोस्तों, वो भी दिया है। उस फॉर्मूले पर हम आ जाते हैं। ये P0, अब 0 मैंने पुट कर दिया। P0 मतलब ऑब्वियसली मैं आज के प्राइस की बात कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 1 प्लस KE। फॉर्मूले को थोड़ा समझना पड़ेगा, ओके। प्राइस आज का, दैट इज व्हाट? करंट प्राइस, ओके, करंट प्राइस को निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। भैया ध्यान देके जाओ, हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। P1 इज इक्वल्स टू D1। सर D1 समझ में आता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आने वाला डिविडेंड, और ये हमें निकालना भी आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमने करा है तो ये हमें
निकालना आता है। ओके जी, समझ आ गई बात? एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैसे सर? सीधी सी बात है, D0 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, D0 गिवन होगा तो ग्रोथ रेट उसमें अप्लाई करके हम D1 निकाल देंगे। P1 इज आपका एक्सपेक्टेड प्राइस, मतलब 1 साल बाद का प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस। ओके, ये नीचे तो क्लियर है सर, 1 प्लस KE, आज हम क्या है वो 1 है, प्लस KE भविष्य में कितना हो जाएंगे उसना परसेंटेज ऐड करके, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकाल के, एनपीवी हो गया एक तरह से ये 1 डिवाइडेड बाय परसेंट। ओके, तो 1 साल बाद मुझे 100 रुपए मिलने वाले हैं, 1 साल बाद मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, मैं उसे 1.110% से एनपीवी निकाल के आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा ना, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा। अगर एनपीवी का लॉजिक क्लियर है तो समझ आया होगा, ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो, ये मेन क्लास में डिटेल में जाता हूं, अदरवाइज लंबा हो जाता है मामला। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ओके, इसमें आपको एक शिकायत हो सकती है, सर ये कैसी बात है, हम आज के प्राइस की, करंट प्राइस की बात कर रहे हैं, मुझे आज का जो प्राइस है वो निकालना है। ओके, तो मुझे P1 कैसे पता होगा, आने वाला टाइम का प्राइस कैसे पता होगा? तो ठीक है, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? दरअसल क्या हो सकता है, क्वेश्चन के अनुसार आपको P1 निकालना पड़े, P0 गिवन हो, यह भी हो सकता है। अगर P1 डायरेक्टली दे देगा तो ठीक है, तो इसका मतलब P0 निकालना होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको यहां पर P0 गिवन हो, P1 भविष्य का प्राइस निकालना पड़े, दैट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये इसको अफेक्ट करेगा, ये निकालना पड़ सकता है अलग अलग क्वेश्चन में। ओके, समझ आ गई बात? इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। न्यू, हम जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के, जो करंट शेयर्स होते हैं उनको N से डिनोट करते हैं, राइट, N से डिनोट करते हैं। न्यू शेयर्स को हम M से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? M से डिनोट करेंगे। और ये मतलब सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है कि भाई ठीक है, नए शेयर N है और पुराने वाले M है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा, हम फॉर्मूला खुद बनाना सीखेंगे, हम फॉर्मूला खुद बनाना सीखेंगे। कैसे? आओ जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, हाइपोथेसिस इस वाले क्वेश्चन पे आओ। बैड लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कंपनी एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट 10%। KE गिवन है? हाँ जी सर, KE गिवन है। ओके, इट्स करेंटली हैज एन आउटस्टैंडिंग 2000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का एक है फेस वैल्यू, तो 2000 शेयर्स फिलहाल चल रहे हैं। पेन वेन साइड रख देना, पेन वेन साइड रख देना, एक क्वेश्चन जब पूरा कराऊं उसके बाद नोट करना, फिर बाद में देखेंगे। ओके, The firms is contemplating the declaration of the dividend of ₹8 per share at the end of the current financial year. तो D1 दे दिया, D1 दे दिया। और सुनो मेरी बात, कंटम्पलेटिंग अनाउंस नहीं कर दिया, अभी बातचीत चल रही है कि साल के एंड में, ईयर एंड में हमें क्या 8 रुपए का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर बात चल रही है, ठीक है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बट हाँ D1 8 रुपए है, देंगे नहीं देंगे वो अलग मसला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स एक्सपेक्टेड नेट अर्निंग 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए कंपनी का कमाएगी, ठीक है। नेट अर्निंग, नेट अर्निंग मतलब वही आफ्टर टैक्स हो गया सब कुछ। एंड हैज अ प्रपोजल टू मेकिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,000 रुपए, 24,000। साल के एंड में हम 20,000 रुपए कमा लेंगे और साल के एंड में ही हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हमें 24,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो कंपनी की व्यथा क्या है, कंपनी की समस्या क्या है। कंपनी की समस्या यह है कि भाई देखो 20,000 रुपए तो हम कमा ही लेंगे, है ना, 20,000 रुपए तो हम कमा ही लेंगे, 24,000 रुपए का प्रोजेक्ट है। अब या तो हम ये करें कि भाई 20,000 रुपए लगा दें, बचेंगे 4,000 रुपए, उसके लिए नए शेयर्स इशू कर लें, है ना, ये हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक काम करो, 20,000 रुपए का जो कमाया है ना पैसा, ये सारा करंट शेयर होल्डर्स में, करंट शेयर होल्डर में सारा बांट दो, इनको दे दो, डिविडेंड दे दो, खुश कर दो इनको। और जो 24,000 रुपए है वो सारा का सारा नए शेयर से आपका इशू करवाओ। कहानी साफ है। ओके भाई, आपके मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास सीधी सी बात है, गाड़ी आ रही मान लो 10 लाख रुपए की, बराबर। आपने बोला इस साल मैं 6 लाख रुपए
जोड़ लूंगा, कमा लूंगा, है ना। 6 लाख रुपए में जोड़ लूंगा, 10 लाख की गाड़ी या 4 लाख रुपए का लोन ले लूंगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है मैंने नहीं जोड़े, वो 6 लाख रुपए में खा गया अपना अदर चीजों में, और मैंने 10 का 10 लोन ले लिया। ये कहानी है ना। तो कंपनी भी ऐसे कर सकती है। ठीक है, 24,000 रुपए है, 20,000 रुपए पैदा तो कैपिटल लगा दो, मतलब सॉरी अर्निंग से जुगाड़ कर लो, रिटेन अर्निंग से कर लो, 4,000 रुपए के शेयर इशू कर देंगे। या छोड़ो, ये 20,000 रुपए जो कमाए बांटो शेयर होल्डर को, 24 का 24 नया हम इक्विटी शेयर से इशू करेंगे। ये डिस्कशन का मैटर रहेगा। शो दैट अंडर द मोदी गिलानी मिलर एजम्पशन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। वही बात आ गई। लड़ाई इस बात की है कि भैया आप दोनों में से कुछ भी केस कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? आओ ध्यान दें फटाफट से, आइए ध्यान दीजिए फटाफट से। मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले तो वो लिखिए। क्वेश्चन हमारा यहां पर आ गया। मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले तो वो देखो। मेरे पास सर KE गिवन है 10% के हिसाब से, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2,000 रुपए के। जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 100 रुपए की है। अब क्वेश्चन में और कहीं पर भी मुझे नहीं बता रखा कि मार्केट प्राइस कितना है शेयर का फिलहाल अभी, ओके, नहीं बता रखा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि यही करंट प्राइस है, यही करंट प्राइस है, यही मेरा करंट प्राइस है। कुछ और बताया है भविष्य में प्राइस इतना होगा, आज इतना नहीं बताया ना, तो फेस वैल्यू को ही हम मार्केट प्राइस मानेंगे, क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो डिविडेंड है वो 8 रुपीज है। बटेगा नहीं बटेगा वो बात की बात है, राइट। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं मैं यहां पर क्वेश्चन में, तो जो अर्निंग है, जो टोटल अर्निंग है, ये टोटल अर्निंग है मेरी, वो 20,000 रुपए। ठीक है, दैट इज कंपनी का जो EPS है वो 10 रुपए है। 2,000 थे ना शेयर, 20,000 रुपए कमाया, कंपनी का EPS 10 रुपए। मैंने ऐसे लिख दिया, जरूरत पड़ेगी नहीं। और फर्दर इन्वेस्टमेंट कितनी है? 24,000 रुपए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये चीज मैंने कुछ नहीं करा अभी तक, मैंने सिर्फ पॉइंट अपने सारे के सारे एक लाइन में पिरो दिए। ओके, पॉज करके आपको लिखना है, लिख लो। ठीक है, लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। पॉज करके मतलब तभी तो लिखा, इतनी जल्दी थोड़ी ना लिख लोगे। अब दो केस हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। प्राइस ऑफ शेयर इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर 1 साल बाद आप कंपनी का डिविडेंड बांट देते हो कि अभी हम डिविडेंड दे देंगे, 8 रुपए का जो डिविडेंड है वो दे देंगे, बांट देंगे, ओके, तो प्राइस क्या होगा? शेयर का प्राइस, सॉरी हाँ माफ कीजिएगा, शेयर का प्राइस क्या होगा? तो फॉर्मूला देखिए, P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ये प्राइस मुझे आज का गिवन था 100 रुपए गिवन था, ओके। P1 मुझे निकालना है, डिविडेंड 8 रुपए होगा, 1 प्लस KE कितना? 10%। सो सर 100 इज इक्वल्स टू P1 प्लस 8 1.1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 110, P1 प्लस 8, देयरफॉर P1 कितना आ गया? 102। अगर कल को कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अगर कंपनी कल को मतलब साल के एंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो आपका प्राइस 102 हो जाएगा, बराबर। ये पहला केस चल रहा है अभी, ये अभी पहला केस चल रहा है, ठीक है, आप नोट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा केस कर रहा हूं शुरू, लेकिन दूसरे केस थोड़ा गैप देके, थोड़ा पेज छोड़ना, एक पेज के आसपास छोड़ना, क्योंकि साथ साथ कंपैरिजन चलती रहेगी तो आसान रहेगा, ठीक है। मैं यहां पे कर रहा हूं, ये केस मैंने करा इफ प्राइस ऑफ शेयर इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो, प्राइस ऑफ शेयर इफ डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड,
डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हेडिंग देखो जरा, ठीक है। सर फॉर्मूला लगा देते हैं, P0 P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, 1 प्लस KE, ठीक है। ये 100 है, ये सर निकलेगा, डिविडेंड अब हो गया 0, बांटा ही नहीं ना, 1 प्लस 0.1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, P1 110 आ जाता है, P1 110 आ जाता है। और देखो डिविडेंड के बटने ना बटने से आपको पता चल गया होगा, यहां पर पता चल गया होगा, आप इस कंपनी का शेयर होल्डर बनिए, आप कृपया करके इस कंपनी का शेयर होल्डर बनिए। अगर आज आपके पास शेयर है तो वो कितने का है, 100 रुपए का है। आज कितने का था, 100 रुपए का। साल के एंड में आप पहुंच गए, साल के एंड में आप पहुंच गए, साल के एंड में आपको 8 रुपए का डिविडेंड मिल गया, 8 रुपए का डिविडेंड मिल गया, और प्राइस हो गया 102, तो 102 प्लस 8 कितना हुआ, 110। आपके शेयर्स की वैल्यू 110 रुपए आज के टाइम पे। आपकी नेटवर्थ कितनी है सर, 110 रुपए। कितनी है, 110 रुपए। और इस केस में डिविडेंड नहीं भी मिला तो शेयर कितने का हो गया, 110 का, तो आपकी नेटवर्थ तब भी कितनी, 110 रुपए। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी वजह से शेयर होल्डर की नेटवर्थ पर, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, इसको और बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए अब ध्यान दीजिए, मैं वापस से केस 1 पे आ रहा हूं। केस 1 पर मैंने पूरी चीज, पूरा का पूरा सिनेरियो एनालाइज करा, और 102 रुपए जो है प्राइस आ रहा है। P1 कितना हमारा, 102 आ रहा है। अब ध्यान दो जरा, फाइंडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट नीडेड। आपको फर्दर न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए थे, 24,000 रुपए। न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 24,000 चाहिए थे, 24,000 चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइनस कंपनीज रिटेन अर्निंग, कंपनी के पास कुछ तो पड़ा ही है ना पहले से। कितना पड़ा है, ध्यान दो, कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी थी, उसमें से माइनस कर दीजिए आपने डिविडेंड कितना बांट दिया। सर कंपनी की टोटल अर्निंग 20,000 रुपए थी, और उसमें से आपका 16,000 रुपए का डिविडेंड बांट दिया गया है, तो कंपनी के पास अभी 8,000 रुपए पड़े हैं, कंपनी के पास अभी 8,000 रुपए पड़े हैं। ये चीज समझ में आ गई, ध्यान दो। आपके पास क्लियर, अपने फंड्स में आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े थे। कितने पड़े थे, 5 लाख रुपए। आपको न्यू कार बाय करनी है 10 लाख रुपए की। कितने की, 10 लाख रुपए की। ओके, आपने क्या करा, इस 5 लाख में से 2 लाख रुपए अपने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में लगा दिए, कुछ अदर खर्चों में लगा दिए हाउस होल्ड। तो फंड्स में कितने बचे, 3 लाख। 3 लाख यहां से एडजस्ट करके साफ साफ पता चल रहा है कि 7 लाख का आपको लोन लेना पड़ेगा, 7 लाख का आपको लोन लेना पड़ेगा। ओके, मैंने भी तो यहां यही करा है। मुझे कार खरीदनी है 24,000 रुपए की, मेरे पास फंड्स में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, 24,000 की कार खरीदनी है, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट। मैंने इस साल 2,000 रुपए का 20,000 रुपए का फंड क्रिएट कर लिया था। कितने का, 20,000 रुपए का फंड क्रिएट कर लिया था। अर्निंग 20,000 थी ना, लेकिन इसमें से पहले वाले केस के अनुसार इसमें से 8 रुपए पर शेयर डिविडेंड बट गया। 2,000 शेयर हैं तो 16,000 तो किस में चले गए, डिविडेंड में। 16,000 डिविडेंड में चले गए, 4,000 रुपए बचे। ये 4,000 रुपए अगर मैं इस प्रोजेक्ट में लगा दूं, मैंने वहां पे कंप्यूटेशन में गड़बड़ करी क्या, चलो देख लेंगे। ये 4,000 रुपए अगर मैं यहां पे लगा दूं तो मुझे 20,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा।
मुझे 20,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। मैंने यहां पे कुछ कंप्यूटेशन अलग दिखा दी क्या? नहीं, सही है, सही है, मतलब लास्ट वाला स्टेप मैंने यहां पे गलत करा है। ओके सर, ये कंपनी के पास कितना था? 4,000 रुपए पड़े हैं, 4,000 रुपए पड़े हैं। तो कंपनी को 4,000 रुपए का जो न्यू इन्वेस्टमेंट इशू करना पड़ेगा, नए शेयर्स 4,000 रुपए के इशू करने पड़ेंगे। अरे यार सॉरी, क्या हो रहा है मेरे को, माफ कीजिएगा बाबू। सुबह से रिकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाओ। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए की न्यू इन्वेस्टमेंट इशू करना पड़ेगा। क्लियर जी? डन। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आपने यहां पर बड़ी शांति से 102 रुपए का प्राइस निकाल लिया फ्यूचर का, डिविडेंड बढ़ चुका है, डायरेक्टर ने बोला 24,000 रुपए चाहिए। ठीक है, 24,000 रुपए कहां से लाएं? पहले तो ये देखो घर में कितने पड़े हैं। ठीक है, घर में कितने कमाए थे? 20,000, उसमें से 16,000, 2,000 रुपए शेयर्स, 8 रुपए का डिविडेंड आप बांट चुके हो, तो घर में 4,000 पड़े हैं। तो न्यू इशू 20,000 आपको करने पड़ेंगे। 20,000 रुपए की कैपिटल बाजार से उठानी पड़ेगी। ओके, सो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 रुपए चाहिए, डिवाइडेड बाय 102 का प्राइस है। 100 से डिवाइड मत करना, 102 से डिवाइड करना, 102 से डिवाइड करना। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे 20,000 इंटू 102, नो सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाय 102, 196 शेयर्स, 196.07 या 08 कर लो। वैसे मना करते हैं कि इनको एडजस्ट हमें नहीं करना चाहिए, तो इतना कर लो शेयर्स, नए शेयर्स हमें इतने इशू करने पड़ेंगे। ओके जी सर, 196.08। सेम स्टोरी अगर इस वाले केस में लगाओ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड में लगाओ, अब सेम स्टोरी लगाओ, सेम का सेम सिनेरियो जो था आपका। क्या हेडिंग डाली हमने? फाइंडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट नीडेड। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हमें कितने की करनी है सर? 24,000 की करनी है, माइनस रिटेन अर्निंग। सर इस बार तो पूरी 20,000 रुपए की है, क्योंकि दूसरे वाले केस में तो डिविडेंड हमने बांटा ही नहीं था ना, तो 20 की 20,000 रुपए की पड़ी है। तो 4,000 आ गया। तो ये क्या आ गया? न्यू इन्वेस्टमेंट इशूड 4,000 रुपए। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, कितने नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 4,000 डिवाइडेड बाय नया शेयर 110 रुपए का, 110 रुपए का। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 110, 36.36, 36.36 शेयर्स। ओके क्लियर? आपने ध्यान दीजिएगा, आपने क्या करा? क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा एनालिसिस पूरा नहीं हुआ, अभी एक तरीके से हो चुका है, लेकिन बेहतर तरीके से भी करेंगे। आपने क्या करा? आपने दोनों केसेस में बड़े आसानी से नए शेयर का प्राइस निकाल दिया। कई बार तो हो सकता है क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाए, आपसे सिर्फ दोनों केस में प्राइस निकालने को बोले। इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये निकालना है। तो उस वजह से आपने न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे वो आपने निकाल लिया दोनों केस में। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट सिर्फ 2 लाइन का होगा, 2 लाइन का होगा। नाउ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ फर्म इन बोथ केसेस। पॉइंट ए, if dividend distributed, पहले वाले केस में वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 2,000 प्लस 2,000 शेयर्स तो पहले से ही थे, प्लस 196.08 नए इशू हुए,
और मार्केट प्राइस कितना है 102। ईयर एंड में हम पहुंच गए हैं, जरा सॉल्व करें। सो 2000 प्लस 196.08 मल्टीप्लाई बाय 102, ये आ रहा है 2,24,000.0016। ऑल राइट। बी केस, इफ डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट पेड, इन दैट केस वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू, सर 2000 पहले से ही थे प्लस 36.36 ये नए थे, और इस केस में प्राइस 110 रुपए था। ओके, 2000 प्लस 36.36 मल्टीप्लाई बाय 110, ये देखिए 223,999.6, और आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। कितने पैसे का? 50 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, 56 पैसे का, और वो इसलिए आ रहा है कि मैंने यहां पे 7 एडजस्ट करा था, नहीं तो बिल्कुल सेम आता। इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ फर्म इज सेम। दोनों केसेस में आपकी वैल्यू ऑफ फर्म सेम आई है, ठीक है। अलग अलग ज्यादा मत करो, 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, आखिरी में तो देखो कितना है, 56 पैसे का फर्क आ रहा है। और वो भी नहीं आएगा कैलकुलेटर में, अगर आप करोगे ना तो वो भी नहीं आएगा अगर आप एडजस्ट करोगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0.76 आ रहा था, उसको 8 कर दिया। मैंने बोला भी था कि करने मना करा वो करा हुआ इसमें, बट चलेगा, इट्स ओके। दोनों को वैल्यू आपको सेम मिलेगी। सो इंडिविजुअल की हमने कंपेयर करके देखी थी, हमने इंडिविजुअल की कंपेयर करके देखी थी। ये वाला 102 प्लस 8, तब भी नेटवर्थ सेम है, तब भी नेटवर्थ सेम है। और हमने ओवरऑल फर्म की वैल्यू भी कंपेयर करके देख ली, सेम आएगी। तो ये अप्रोच आपको आ सकती है। बड़ा क्वेश्चन इसका बन सकता है, सिंपल है, थोड़ा लेंदी है, दोबारा करके देख लीजिए, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने दिया, आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अब आ जाता है एक और हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, ये ऊपर नहीं लिखा हुआ था, वॉल्टर गॉर्डन में नहीं लिखा हुआ था, डिविडेंड पर ही अलग है। ये मैं करा दूं? नहीं, कराने की जरूरत नहीं, ये आपने ऑलरेडी कर दिया है, ये आपको ऑलरेडी आता है। कहां आता है ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला अगर आपको लगाना होगा जब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल स्पेशली क्वेश्चन में बोल दे। दोस्तों वापस आ जाओ, वापस आ जाओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, उसमें मैंने आपको केई का फॉर्मूला सिखाया था। D1 प्लस आपका नेट प्रोसीड प्लस जी। ओके, ये फॉर्मूला लिखा था, याद है नहीं? यही डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है, यही डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है। सर मतलब यार देखो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो फॉर्मूले को। KE इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इज प्राइस, है ना। मतलब नेट प्रोसीड और प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग होता है, वो ब्रोकरेज वगैरह का। नेट प्रोसीड ही प्राइस होता है प्लस जी। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको KE गिवन है, D1 गिवन है, G गिवन है, तो प्राइस नहीं निकल सकता। प्राइस कैसे निकलेगा? इसको इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू D1। तो ये क्या हुआ? ओके, आपका D अपॉन P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो P इज इक्वल्स टू हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? डिविडेंड अपॉन KE माइनस G, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ठीक है, ये हमारा आपका फॉर्मूला बन जाता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। ये काफी सेम है गॉर्डन मॉडल से, लॉजिक समझोगे तो ये वही है। क्या था, क्या था? सेम ही तो था, KE माइनस जी। जी क्या होता था? BR, 1 माइनस BR, है ना, 1 माइनस B। ऊपर ऊपर क्या होता था? 1 माइनस B। तो ये 1 माइनस B अगर कर दो तो डिविडेंड की परसेंटेज ही तो होती है, उसे अर्निंग से मल्टीप्लाई करा, D1 ही तो आ गया। एक ही बात है, पर नाम अलग हो जाता है। और अगर किसी क्वेश्चन में D1 नहीं है तो आई एम श्योर आपको वो आता है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि सर प्राइस इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए D1 नहीं गिवन है तो D0 1 प्लस G, इससे एडजस्ट कर देते हैं। सो इट्स अ सेम थिंग। ओके, और वो सेम चीज है, कांस्टेंट, टू स्टेज। मतलब हो सकता है किसी क्वेश्चन में G गिवन ना हो, हमने वहां करा है ना विद ग्रोथ रेट विदाउट ग्रोथ रेट, तो अगर G नहीं है तो पुट होगा ही नहीं और अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस उसका नाम अलग है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसे क्वेश्चन आ गया आपका। अ फर्म हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 लास्ट ईयर।
तो ये D0 हो गया सर, साफ साफ पता चल रहा है। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 5% बता दी सर, बात खत्म हो गई, आपका जी भी दे दिया। ये एस्टिमेटेड प्राइस हमें एस्टिमेट करना है। अगर आपका डिविडेंड का रेट जो है वो 8%, मतलब अलग अलग केस हो गए, अलग अलग पॉइंट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड आउट प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन दैट, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का आपका 15। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर मतलब के ही आ गया, तो बताओ 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार जी को लेना है 5%, एक बार जी को लेना है 8%, एक बार जी को लेना है आपको कितना 3%। कर दो यार, क्या दिक्कत आई इसमें, कुछ भी नहीं सर। मेरे को अब मैं फॉर्मूला भूल गया, मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, आप के के फॉर्मूले से शुरुआत कर लो, आप के के फॉर्मूले से शुरुआत कर लो, बात एक ही है, ठीक है। खैर मैं डायरेक्टली पुट करता हूं कि प्राइस इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस जी। ओके, अब D1 सर नहीं है क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, D0 1 प्लस जी लगा लेंगे सर हम, और KE माइनस जी, सबसे पहला केस, ठीक है। D0 कितना है सर 2 रुपए, ग्रोथ रेट सबसे पहले वाले केस में सर 5% लेनी है, KE कितना है 15.5%, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना, 2 पॉइंट इधर खिसका दिया, और ग्रोथ रेट आपका सेम। सॉल्व इट, दैट्स इट, हो गया 0.105। ऊपर कितना है, आजा भाई कैलकुलेटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 20 रुपए आ रहा है, 20 रुपीज आ रहा है, पूरा सॉल्व कर दिया खैर मैंने, तो ₹20 गॉट इट, हो गया, सिंपल था। बाकी दोनों सॉल्व केस कर लेना। आगे क्वेश्चन में कुछ है, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो 8% दे रखी है, रिटेन करती है कंपनी 45% एंड इट्स अर्निंग 5 रुपीज है, तो 5 रुपए की अर्निंग है EPS। रिटेंशन रेशो 45% है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो कितनी हो जाएगी 55%। ये लो डिविडेंड पर शेयर आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था हमने करा था वो बहुत जगह कनेक्ट करेगा, तो 0.55 मल्टीप्लाई बाय 5, पौने 3 रुपए 2.75 आपका बट जाएगा। ये प्राइस अर्निंग रेशो दे रखी है, इससे KE निकल जाएगा, याद है ना, अभी बताया था, KE इज इक्वल्स टू 1/PE रेशो, तो 1/8 12.5%, ये लो KE भी आ गया, बाकी पुट हो जाएगा क्वेश्चन में। तो अब तो केक वॉक है, नाउ इट्स ऑल केक वॉक फॉर यू, अलग अलग चीजें गिवन होंगी, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। दैट्स इट दोस्तों, डिविडेंड इज डन। ये थोड़ी सी थ्योरी है, बोनस शेयर्स और स्टॉक डिविडेंड पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है, टेक्स्ट में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। कंपनी डिविडेंड बांटती जा रही है, बांटती जा रही है, बांटती जा रही है, वो कैश डिविडेंड हो गया जो बढ़ता चला जाता है। ओके, बोनस शेयर होते हैं, अगर मैं बात करूं कि कंपनी अगर प्रॉफिट्स को नहीं बांट रही, रिटेन करके चल रही है, पूरा का पूरा रोक के चल रही है, तो कंपनी क्या करती है कि जब नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे देती है। तो कहने का मतलब एक शेयर होल्डर तक प्रॉफिट पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं, या तो सीधा सीधा कैश बांट दो मतलब डिविडेंड, या फिर उसको शेयर्स के जरिए पहुंचाए, उनको बोनस शेयर कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन में माफ कीजिएगा चैप्टर में थ्योरी का चांस कम बनता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछने के लिए इतना मसाला है, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस जो हैं मेरे ख्याल से नहीं बनने चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये डिविडेंड मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। वो मैं अपनी मेन क्लासेज ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने मेन अपने बैच के लिए ऐड करी हुई है, 2 से 3 क्लासेज हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैं देखूंगा, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, बट एडिटिंग अब शुरू करूंगा, तो जितना भी टाइम फिजिबल होगा रिस्क एंड रिटर्न का, उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो हमने अच्छे खासे टॉपिक कवर कर लिए हैं इस पूरी की पूरी मैराथन में, देखा जाए तो सब मोटे हाथी कवर हो गए हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, हमारा लीवरेज हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया, और कौन कौन हो गया, अब रिस्क एंड रिटर्न भी हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से दोस्तों इनको रिवाइज कर लेना, और कोई भी बेसिक वाला इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, मिलते हैं रिस्क एंड रिटर्न में।